तो ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ये डेमो है, फुल्ली रिकॉर्डेड रहेगा और आपको इसका वीडियो भी आगे चल के मिलेगा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम अभी जिस लिए मिले हैं, तो ये कौन सा सेशन है ये? तो हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल के डेमो के लिए मिले हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले हम लोग एसक्यूएल। ठीक है, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो है अपना स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये कुल मिला के 3 अलग अलग वर्ड्स है। कौन कौन से? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी और लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है? हाँ करेक्ट है, सिस्टमेटिक वे। तो ऑफलाइन से आंसर आया है कि सिस्टमेटिक वे। हाँ, अब्दुल अब्दुल क्या बोल रहे हैं, एक बार ना बारी बारी करके। अब्दुल आपका क्या क्वेश्चन, आपका क्या है? हाँ एक बार फिर से बोलिएगा प्लीज, थोड़ा सा डिस्टरबेंस जाता है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कैसे डेटा ऑर्गेनाइज हो रहा है। ओके, और उसामा आप क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चर का मतलब सर टू बी इन ऑर्डर। टू बी इन ऑर्डर, ओके। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो देखिए। हाँ जी, वेल डिजाइन। वेल डिजाइन, ओके। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे अच्छे आपने आंसर्स दिए हैं। दैट इज ट्रू। स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक तो ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, यानी जैसा बोला गया है बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, उससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको एम्प्लॉय टेबल में से लेने हैं। तो ये एसक्यूएल का स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये जो स्टेटमेंट है, तो क्या आप इस स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल सिलेक्ट स्टार, या तो सिलेक्ट ऑल कॉलम्स। ऐसा नहीं बोल सकते, हमें ऐसे ही बोलना पड़ेगा, राइट? क्योंकि वो समझेगा ही नहीं ना वो कि अपन क्या बोलना चाह रहे हैं। उसको जब तक कि आप उस स्ट्रक्चर में नहीं बताओगे तब तक कि वो समझने वाला नहीं है। तो अगर आप स्ट्रक्चर में लिख रहे हो तो इसीलिए अपन इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर का क्लियर हो गया आपको सबको? अच्छा, क्वेरी का मतलब क्या है? करेक्ट, क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन, यानी हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड वे में करना क्या है? कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो हमें करना क्या है? हमें क्वेश्चन पूछना है एक्चुअल में। और क्वेश्चन क्यों पूछना है? क्योंकि हम लोग उससे कुछ डेटा लाना चाह रहे हैं हम लोग। जैसे आप अगर मेरे से क्वेश्चन क्यों पूछोगे, आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी तभी क्वेश्चन पूछोगे ना। फिर मैं आंसर दूंगा तो आपका क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा। तो वैसे ही एज अ डेवलपर या तो एज अ एनालिस्ट या तो एज अ बिजनेस एंड यूजर्स, तो हम लोग है ना कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते होते हैं सिस्टम से। और सिस्टम से क्यों चाह रहे होते हैं हम लोग? क्योंकि सिस्टम के अंदर ही काफी सारा डेटा स्टोर्ड है ना। सिस्टम के अंदर ही काफी सारा डेटा स्टोर्ड है। तो आपको अगर उसमें से अपना मनचाहा डेटा चाहिए तो आपको उससे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। अब आप ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन पूछ सकते हो, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ पे रहते हो, राइट? वैसा नहीं, आपको वो जो लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज में बताना है। तो कौन सी लैंग्वेज समझता है? डेटाबेस एसक्यूएल। तो इसीलिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में उससे क्वेश्चन पूछना है। तो इसीलिए उसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी। और लैंग्वेज तो आप समझ ही गए होंगे लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी मराठी होती है ना। तो ऐसी एक लैंग्वेज है जिससे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो क्वेरी है ना, अपन लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, और ये अपन ने एग्जांपल ले लिया है ना। ठीक है, तो अपना जो कोर्स है उसका नाम क्या है? मास्टरिंग।
एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी हम लोग सिर्फ बेसिक लेवल पे नहीं रहने वाले, हम लोग एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे। अब अक्सर लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे जा रहे हो तो क्या आप बेसिक्स भी कवर करोगे? जो एकदम हार्डकोर बेसिक्स है, एकदम जीरो से स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल सही है। हम लोग इसमें एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले, यानी हम लोग ऐसा कुछ एजम्पशन नहीं बनाने वाले कि आपको मालूम है आपको नहीं मालूम। जैसे हो सकता है कि आपको कुछ मालूम भी हो सकता है आपको कुछ और चीज मालूम हो, लेकिन हम लोग ऐसा एजम्पशन नहीं करने वाले। हम लोग सारी की सारी चीजें जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये कि सभी को क्लियर है? अच्छा, आप में से कुछ लोगों को ऐसा डाउट भी होगा कि भाई एसक्यूएल बहुत डिफिकल्ट होगा। कितने लोगों को लग रहा है एसक्यूएल डिफिकल्ट होगा? ठीक है, ऑफलाइन में 2 लोगों ने हाथ ऊपर किए और ऑनलाइन में कितने लोग बोल रहे हैं? अच्छा, प्रमिला, योगेश, विजय, फैजल, अब्दुल कादिर। ठीक है, आप सब लोग बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट होगा। ओके। देखो क्या होता है कि कोई भी चीज डिफिकल्ट तभी होती है जब हम लोग सिस्टमेटिक अप्रोच से नहीं जाते। लेकिन अगर हम लोग कोई भी चीज अगर सिस्टमेटिक रूट से जाएंगे तो वो डिफिकल्ट नहीं लगती है, राइट? तो इसीलिए हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जितना हो सके उतना हम लोग सिस्टमेटिक और स्टेप बाय स्टेप वे में जाए और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ओरिएंटेड वे में जाए और आगे बढ़े। तो हम लोग इसके अंदर काफी सारे एग्जांपल देखने वाले हैं। अभी जैसे मेरी जो लास्ट क्लास हुई थी तो उसमें मैंने लगभग 153 एग्जांपल्स कवर किया था। हो सकता है कि अभी हम लोग और भी ज्यादा एग्जांपल्स कवर करें, है ना? और जो हम लोग एग्जांपल जो कवर कर रहे हैं ना, हम लोग तीनों प्लेटफॉर्म पे देखने वाले हैं। प्लेटफॉर्म यानी कौन कौन से डेटाबेसेस पे चेक करेंगे हम लोग? एक होगा एक्सेस। एक्सेस एक डेटाबेस सिस्टम है। एक्सेस नाम सुना है आप लोगों ने? आपने सुना है? आपने भी सुना है? सुना है, सुना है, सुना है। ऑनलाइन में कितने लोगों ने सुना है एक्सेस के बारे में? ठीक है, अब्दुल कादिर, प्रमिला और फैजल और कौस्तुभ और योगेश। ठीक है, तो देखो एक्सेस क्या है? एक एक्सेस एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम है जिसके साथ डेटा को स्टोर कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो आप तो बोलेंगे हम तो एक्सेल में भी स्टोर करते हैं, तो एक्सेस क्यों काम आ रहा है? ठीक है, लेकिन एक्सेल और एक्सेस में फर्क है। एक्सेल में अगर आप डेटा स्टोर करते हो, कहीं पे भी स्टोर कर देते हो। आपको ए कॉलम में डालना है, आपको जेड कॉलम में डालना है, आपको टीयू कॉलम में डालना है, जहां पे भी डालना है डाल दोगे डेटा। तो कुछ ऑर्डर होना जरूरी नहीं है। आपको चार्ट बनाना, कहीं पे भी डाल दोगे चार्ट आपके हिसाब से। आपको फॉर्मूला डालना है, कहीं पे फॉर्मूला डाल दोगे। लेकिन जो एक्सेस होता है ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। कैसा होता है? स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, यानी उसमें जो कॉलम में जो चीज अलाउ करी है, आप उस कॉलम में सिर्फ वही चीज डाल सकते हो, उसके अलावा चीज नहीं डाल सकते। जैसे कि अगर आपने एक्सेस में बोला है कि ये जो कॉलम है, इस कॉलम में आपको सिर्फ नंबर से डालने हैं, तो अगर आप इसमें नंबर्स के बदले टेक्स्ट डाल दोगे तो एरर आएगा। लेकिन एक्सेल में अगर आपने बोला इस कॉलम में नंबर डालने हैं, तो कोई सुनेगा आपकी बात? आपने बोला कि भाई कंपनी में बोल दिया आपने कि इस कॉलम में सिर्फ नंबर डालना और कुछ मत डालना, लेकिन फिर भी लोग है ना वहां पे डैश डाल देंगे, कभी कभी एन डाल देंगे, कभी कुछ डाल देंगे, कभी कुछ डाल देंगे, कभी ऐसे लिखेंगे वो लोग, ऐसे नंबर लिखेंगे। राइट, होंगे नंबर ही लेकिन ऐसे लिख देंगे। तो कुल मिला के बात क्या है आपकी कि एक्सेल में आपको अगर रिस्ट्रिक्ट करना है तो आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फिर वीबी लगता है, प्रोग्रामिंग लगती है, जो प्रोग्रामिंग हम लोग अक्सर करना नहीं चाहते। लेकिन प्योर एक्सेल में ऐसा लिमिटेशन नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई सी कॉलम में आपको सिर्फ नंबर ही डालना है, डी कॉलम में आपको सिर्फ डेट डालना है, ई कॉलम में आपको सिर्फ टेक्स्ट डालना है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज एक्सेस में रहती है, इसीलिए एक्सेस है ना डेटा स्टोर करने के लिए काम आता है। ये सभी को क्लियर हो गया एक्सेस क्यों काम आता है? क्योंकि आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। दूसरा क्या है, आपको जो भी अपना मनपसंद डेटा निकालना है ना, तब एक्सेस में एसक्यूएल क्वेरी करके आप निकाल सकते हो। क्या आप एक्सेल में निकाल सकते हो? नॉर्मल एक्सेल में नहीं। आप एक्सेल में एसक्यूएल यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको करना है तो आपको वीबी यूज करके आप कर सकते हो, या तो पावर क्वेरी के थ्रू आप कर सकते हो, है ना? या तो कोई एक्सटर्नल टूल यूज करके आप एक्सेल का डेटा निकाल सकते हैं एसक्यूएल की मदद से। लेकिन अगर आप प्योर एक्सेल की बात करो तो प्योर एक्सेल में ये फीचर नहीं है आपके पास में कि आप एसक्यूएल की क्वेरी लिखोगे आपको डेटा मिल जाएगा। क्लियर है सभी को?
ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे एक डेटाबेस के ऊपर। एक अपन ने देख लिया एक्सेस। देखो मैं जो भी चीज बताने वाला हूँ ना आपको भी सब इसी में बताऊंगा, एक्सेल में। यानी मैं रियल में एप्लीकेशंस वगैरह खोल खोल के नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये एक इंट्रोडक्शन है, सिर्फ ये डेमो है, एक इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली अपन जो करेंगे ना काम, अपन क्लासेस पे करने वाले हैं, और वो अपन काफी डिटेल में करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इसीलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो बता के फिर आपका क्वेश्चन आएगा, फिर सर ये क्या है वो क्या है, तो हम लोग है ना अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो डाइवर्ट ना होने की वजह से सारा का सारा जो मेरा डेमोस्ट्रेशन है, मैं यहाँ पे एक्सेल में बताने वाला हूँ। ये क्लियर है सभी को? ओके। तो एक था एक्सेस, फिर दूसरा फिर दूसरा है एसक्यूएल सर्वर। अच्छा, कितने लोगों ने एसक्यूएल सर्वर का नाम सुना है? ठीक है, ऑफलाइन में 2 लोग, 3 लोग, और ऑनलाइन में भी 4-5 लोगों ने तो सुना ही है। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर क्या होता है? ये भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जो आपका डेटाबेस होता है ना, उसको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया होता है, एक प्रोग्राम बनाया होता है, एक सॉफ्टवेयर बनाया होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपका जो डेटाबेस होता है ना, उसको मैनेज करता है। तो उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस नाम सुना है क्या? आरडीबीएमएस नाम सुना है आपने? डीबीएमएस नाम नहीं सुना आपने? वो भी सुना है? ठीक है, तो बी बीएमएस है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन क्या होता है कि जब डेटाबेस आप जो नाम बोलते हो, तो वो नाम कैसा होता है कि उसमें काफी सारी टेबल्स होती है आपके पास में, एक अकेली टेबल नहीं होगी। टेबल का मतलब तो मालूम है ना, रोज कॉलम्स, उसको अपन टेबल बोलते हैं। तो एक अकेली टेबल नहीं होती, मल्टीपल टेबल्स होती है, और हर एक टेबल में उसके रिलेटेड डेटा होता है। जैसे कि समझ लो कि एम्प्लॉय का टेबल है, तो एम्प्लॉय के टेबल में क्या होगा? एम्प्लॉयज के आईडी हो गए, उनके नाम होंगे, डेजिग्नेशन होगा, ये सब चीजें होगी, राइट। फिर एक दूसरा टेबल है, समझ लो कि आपको उसके अंदर उनका इंश्योरेंस की डिटेल स्टोर करनी है। तो इंश्योरेंस की जो डिटेल होती है, हर साल रिन्यू होता है ना इंश्योरेंस, तो आप उसको थोड़ी ना मेन वाली टेबल में डालोगे, उसको आप एक अलग टेबल में कैप्चर करोगे। तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाई ये पहले साल का इंश्योरेंस इतना अमाउंट था, दूसरे साल का इंश्योरेंस अमाउंट इतना था। फिर कई बार ऐसा भी होगा, डिपेंडेंट्स भी होंगे, राइट। तो डिपेंडेंट्स की भी आपको शायद एक अलग टेबल बनानी पड़ेगी। तो ऐसे मल्टीपल टेबल्स होगी। अब जब इतनी सारी टेबल्स आपकी बन गई है, तो उसको लिंक कैसे करेंगे आप? उसको ज्वाइन कैसे करेंगे आप? वो ज्वाइन करने के लिए भी कोई तरीका होगा ना। तो उसके बीच में हम रिलेशनशिप बनाएंगे। जैसे रिलेशनशिप होता है कि नहीं होता है? जैसे हम लोग बोलेंगे कि भाई वो आदमी कौन है, सब बोलेंगे वो जो लेडी आपने देखी थी ना, जिससे अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये उसी का हस्बैंड है। तो आपके माइंड में रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, हाँ चलो ये लेडी का वो हस्बैंड है। फिर आप बोलेंगे अरे वो बच्चे खेल रहे हो, किसके बच्चे? तो बोलेंगे अभी आप जिससे बात कर रहे थे ना, ये उन्हीं के बच्चे, राइट। तो आपने एक रिलेशनशिप डेवलप किया। तो ऐसे ही हर एक टेबल के बीच में रिलेशनशिप होता है। कोई भी टेबल अनजान नहीं होती है, अकेली नहीं होती है। हर एक का कोई ना कोई भाई बहन होता है, कोई माँ बाप होता है, कोई हस्बैंड वाइफ होता है, हर एक का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। तो वो जो रिलेशनशिप पूरा जो मैनेज करने का जो तरीका होता है ना, और जो करता है, ये पूरा जो सिस्टम होता है, वो होता है आरडीबीएमएस। तो ये जो डीबीएमएस है, उसके आगे लग जाता है आर। हाँ, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सभी को क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप बोलेंगे ऐसे कितने आरटीपीएमएस होते हैं? जैसे एक तो अपन ने देख लिया, एक एक्सेस होता है, डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक होता है एसक्यूएल सर्वर। हम लोग हमारे कोर्स में एक और रिलेशनल डेटाबेस कवर करने वाले हैं, क्या किसी को पता है कौन सा? अजूर नहीं करेंगे? अजूर कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये सीख गए तो आप वो भी कर पाओगे। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, कोई भी 3 इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि एसक्यूएल चेंज कैसे हो जाता है। जैसे कि अपनी हिंदी लैंग्वेज है, तो हम लोग हिंदी लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं,
हम लोग महाराष्ट्र में भी हिंदी में बात कर रहे हैं, हम लोग यूपी में भी हिंदी में बात कर रहे हैं, हम लोग राजस्थान में भी हिंदी में बात कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है तीनों में हम लोग सेम तरीके से बात करते हैं? नहीं, थोड़ा-थोड़ा चेंजेस हो जाता है। तो वैसे ही जो एसक्यूएल लैंग्वेज है, वो एक जो कोर लैंग्वेज है सेम है हर जगह पे। जैसे हिंदी कैसे सेम है, वैसे हर जगह पे सेम है। लेकिन जैसे ही अलग-अलग वो रिलेशनल डेटाबेस में जाती है, तो वहां पे थोड़ा-थोड़ा चेंज हो जाता है। थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, थोड़ा सिंटेक्स चेंज हो जाता है। ये क्लियर है सभी को? ठीक है। तो जैसे इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम 3 एप्लीकेशन हम लोग डेटाबेस देखते हैं। तो हम लोग एक एक्सेस में देखेंगे, हर एक क्वेरी को हम लोग एक्सेस में ट्राई करेंगे, फिर हम लोग एसक्यूएल सर्वर में ट्राई करेंगे, और फिर हम लोग ट्राई करेंगे माई सीक्वल में। तो इस तरह से हम लोग 3 अलग अलग डेटाबेस में ट्राई करने वाले हैं, यानी हम लोग 3 घाट घाट का पानी पीने वाले हैं। ये क्लियर है सभी को? एक सेकंड है, मैं ऑनलाइन वालों से फीडबैक जान लेता हूँ। ठीक है, अब्दुल कादिर का रिस्पॉन्स आ गया। ओके, हाँ, अभी आपका क्वेश्चन क्या है? मैं बताता हूँ आपको। तो अभी आप सीक्वल और माई सीक्वल में फर्क बोल रहे हो ना? ठीक है। तो अभी दीक्षा है जो अपने ऑफलाइन में बैठे हुए, उनका ये क्वेश्चन है कि सीक्वल और माई सीक्वल में क्या फर्क है और एसक्यूएल सर्वर में क्या फर्क है ना? तो देखो, जो सीक्वल है ना, तो सीक्वल एक लैंग्वेज है जो अभी आप सीखने वाले। तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूं, सीक्वल इज अ लैंग्वेज। ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज होती है ना, तो उसको प्लीज म्यूट कर दीजिएगा जो ऑनलाइन है, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। आपको जब भी बोलना होगा तो आप लोग अनम्यूट करके आप बोल दीजिएगा। ठीक है। तो अभी दीक्षा का क्वेश्चन था कि सब नाम तो सेम ही लग रहे हैं, राइट? घोड़े का नाम भी मोती है, कुत्ते का नाम भी मोती है, तो पता कैसे चलेगा आप मोती बुलाओगे, कुत्ते को बुला रहे हो कि घोड़े को बुला रहे हो? तो देखो, बात ऐसी है कि जो एसक्यूएल लैंग्वेज है ना, वो स्टैंडर्ड है, और उसको स्टैंडर्ड करने के लिए एक एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसओ। आपने आईएसओ का नाम सुना है? हाँ, तो जो आईएसओ है ना, उन्होंने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं कि भाई आपको ये सब चीजें फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि आरडीबीएमएस तो कोई भी बना सकता है ना, आपकी मर्जी है, आपके पैसा है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो आप बोलोगे मैं अपनी अपनी खुद की कंपनी क्रिएट कर देती हूँ और मेरा खुद का आरडीबीएमएस होगा। लेकिन वो आरडीबीएमएस अगर आप बनाओगे तो आपको आईएसओ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते अपनी मर्जी से जो भी चाहे आप एसक्यूएल में ऐसा बना दो। आपको वो स्टैंडर्ड्स जो है ना, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वैसे ही जो भी आरडीबीएमएस है, जितने भी दुनिया भर में आरडीबीएमएस है, तो हर एक को जो स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करना कंपलसरी है। ये क्लियर हो गया? अब ये जो एक्सेस है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये एसक्यूएल सर्वर है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, और ये जो माई सीक्वल है, ये किसका है? ये ओरेकल का है। ये किसका है? ओरेकल का है। तो ऐसे ही काफी सारे आरडीबीएमएस है। तो मैं एक काम करता हूं आपको बताने के लिए, हम लोग यहाँ पे गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं लिस्ट ऑफ आरडीबीएमएस, है ना, लिस्ट ऑफ आरडीबीएमएस कि क्या क्या है, कितने कितने अलग अलग तरह के आरडीबीएमएस है, हम लोग देखते हैं। तब देखिए, माई सीक्वल है जो हम लोग सीखने वाले हैं, राइट? ओरेकल है, ओरेकल हम लोग नहीं सीखेंगे, ओरेकल भी बहुत अच्छा है, ये भी मार्केट लीडर ही है। लेकिन क्योंकि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं, तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर यूज करने वाले हैं। हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर। ओरेकल का ओरेकल है डेटाबेस। तो ओरेकल में आपने पीएल एसक्यूएल नाम सुना होगा, है ना? तो पीएल एसक्यूएल जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो ओरेकल की है। तो हम लोग जो यूज करने वाले टी एसक्यूएल यूज करने वाले, टी एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का है। क्लियर? फिर यहाँ पे एक्सेस भी दिया हुआ है, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। उसके अलावा देखो कितने सारे अपने पास में आरडीबीएमएस टूल्स। लेकिन ये जितने भी आरडीबीएमएस टूल्स हैं, उन सबको क्या फॉलो करना जरूरी है? आईएसओ स्टैंडर्ड्स। एसक्यूएल के जो उन्होंने रूल्स डिफाइन करके रखे, वो फॉलो करना जरूरी है। अभी आईएसओ स्टैंडर्ड्स में आपको एक चीज और बताऊंगा। जैसे अभी ये बॉटल है मेरे हाथ में, है ना? मेरे हाथ में क्या है? पानी की बॉटल है। तो पानी की बॉटल में ये जो ढकना है, आपने देखा होगा कि यही ढकना अगर आप पेप्सी में लगा दोगे उसमें भी लग जाएगा, राइट? कोई दूसरी बॉटल में डालोगे तो उसमें भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके भी स्टैंडर्ड डिफाइंड है। जो गाड़ी के टायर्स होते हैं, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, उसके भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। बराबर है। स्टैंडर्ड्स के फायदा क्या होता है? जैसे अपना यूएसबी है,
कोई भी कंपनी बना लेगी, लेकिन अपना जो मोबाइल का जो चार्जिंग पॉइंट है, माइक्रो यूएसबी या तो फिर अपना सी पोर्ट होता है, तो सेम ही साइज होता है ना। तो स्टैंडर्ड सबको फॉलो करने पड़ते हैं। तो वैसे ही जो एसक्यूएल का जो स्टैंडर्ड है, जो आईएसओ ने डिफाइन किया है, सभी को फॉलो करते हैं। लेकिन क्या होता है, जो चीजें उन्होंने डिफाइन नहीं की है, तो उस चीज से उनके पास में लिबर्टी होती है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो उस केस में थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर देते हैं वो लोग। ये सभी को क्लियर है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? लग रहा है इंटरेस्टिंग कुछ? हाँ, एसक्यूएल बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सब में से ज़्यादा इंटरेस्ट क्या है? मैं इसको हाँ, हो रहा है। आपको ये देखना है कि मार्केट शेयर किसका ज्यादा है ना? करेक्ट है। तो अपन एक काम करते हैं, एक नया लिंक खोलते हैं उसके लिए। हम लोग इसके लिए एक नया लिंक खोलते हैं, और ये लिंक का भी मैं क्या करूंगा, मैं एक बार इसमें डाल देता हूँ। वैसे तो आपको समझ में आ गया ना क्या क्वेरी करनी है, फिर भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने सिंपली क्या डाला था, लिस्ट ऑफ आरडीबीएमएस। तो पहला अपने को मिल गया। दूसरे में हम लोग डालते हैं आरडीबीएमएस मार्केट शेयर ऑफ 2022 का। देखो यहाँ पे है, यानी 23 का शायद अवेलेबल नहीं है, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ ना। तो अपन 22 का ही देखते हैं। तो ये देखो, ये एक अपने को दिख रही है, इसको अपन ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ओरेकल सबसे ज्यादा है ना। तो ओरेकल के कितने हैं, यहाँ पे मई 2022 चार्ट में वर्सेस ये 8 लिखा है, लेकिन ये नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये कितना है, 1262.82 है ना, और ये कितना है, 1202। तो अपन ये कवर करने वाले हैं, माई सिक्वल। फिर एसक्यूएल सर्वर 941, तो ये भी हम लोग कवर करने वाले हैं। पोस्टग्री ये भी है, असल में हम लोग ये भी कवर करेंगे, लेकिन ये हम साइलेंटली कवर करेंगे, क्योंकि हमारी जो कोड्स होंगे ना, हम लोग जो भी एसक्यूएल बनाएंगे वो इसमें भी चलने वाले हैं, पोस्टग्री एसक्यूएल में। तो कुल मिला के आप देखो तो अपन ये तीन चीज तो अपन कवर कर ही ले रहे हैं एक तरह से। और फिर एक्सेस आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है एक्सेस, इसको सर्च करना पड़ेगा, कंट्रोल F। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज इन द फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे क्यों नहीं बताया इन्होंने? एक मिनट, फिर से सर्च करते हैं। अच्छा, देखो क्या लिखा है, टू गिव अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल, इज इन द फोर्थ पोजीशन, रैंकिंग एक्सेस वैल्यू इज 118। हाँ हाँ, यहाँ पे अपने 10 दिख रहा है, लेकिन ये टीबी इंजन की रैंकिंग है। देखो ये डेटाबेसेस है ना, तो डेटाबेसेस में एक्सेस शायद नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, लेकिन डीबी इंजन में यहाँ पे दिख रहा है अपने को 10। हाँ, अब आप बोलेंगे इतना लेट आ रहा है तो अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेस है ना, ऑर्गेनाइजेशन में काफी जगह पे यूज होता है। मेन डेटाबेस में भले यूज नहीं होता, लेकिन जो इंटरनल जो छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाते हैं ना कंपनीज में, तो वहां पे एक्सेस काफी यूज होता है। तो इसीलिए अपन एक्सेस भी कवर कर रहे हैं। तो हम लोग हर तरह का डेटाबेस कवर कर रहे हैं, माई सिक्वल, एसक्यूएल सर्वर और एक्सेस। ये क्लियर हो गया? तो ये भी लिंक है ना, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ आपके लिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अभी तक के? नहीं? ओके। Sir, I have a question. हाँ जी, हुसैन जी पूछिए ना। Sir, हम लोग तीन स्पोर्ट ओके, तो क्वेश्चन आप लोगों ने सुन लिया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है उनका। उन्होंने बोला कि आप 3 बता दोगे, लेकिन हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो याद तो मुझे भी नहीं रहते, मैं फ्रेंकली बताऊं ना, याद मुझे भी नहीं रहते। लेकिन क्या होता है कि आपको काफी सारे मैं एड्स बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो एएफसी के जो है अपना इंस्टीट्यूट, मैं डायरेक्टली थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर आ जा रहा हूँ। अपना कंसेप्ट क्या है, हम कोई भी चीज रटने में नहीं बिलीव करते, राइट? हम लोग रूट से बताते ताकि आप लोग उन चीजों को रूट से समझ सको। तो जब आपको चीजें रूट से समझ में आएगी ना, तो आपको ये भी समझ में आएगा अगर कभी अटक गए आप, तो आपको वो चीज लेके कैसे आने की है। जैसे कह रहे आपको प्यास लग रही है,
अगर आपके घर में पानी नहीं है तो आपको मालूम है ना पानी फिर हम कहाँ मिलेगा, आपको कहाँ से लाना है, राइट? तो मैं आपको अल्टरनेटिव से बताऊंगा। तो अगर आप भूल गए तो कोई टेंशन की बात नहीं, सब चीजें याद रखनी भी नहीं है और याद रहेगी भी नहीं। अब याद रख रखे कितना करोगे? अगर आपका 1 महीने का टच छूट जाएगा, 6 महीने का टच छूट जाएगा, आप भूल जाओगे। तो इसीलिए आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई चीज नहीं कर पा रहे तो उसको लाना कहां से है। और दूसरा क्या है, ओसामा, हम लोग लॉजिक्स पे काफी काम करेंगे, क्योंकि लॉजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग जो अपना थॉट प्रोसेस होता है ना, कि इस तरह से हमें सोचना है आगे, इस तरह से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस पे काफी जोर देने वाले हैं। तो थिंकिंग प्रोसेस में ऐसा नहीं करूंगा सिर्फ मन में रखूंगा, ऐसा नहीं। मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा तो ये थॉट प्रोसेस में आपको बताते जाऊंगा। तो इससे होगा क्या, अगर आप समझ लो 1 साल के बाद में कर रहे हो, तो भले आप ये सिंटेक्स वाला भला हो सकता है आप भूल जाओ कि भाई माई सीक्वल में क्या करते, इसमें क्या करते, उसमें क्या करते, लेकिन आपको क्योंकि रास्ता मालूम है तो वहां पे पकड़ कर लोगे उसको। अब देखो ऐसा भी हो सकता है उसामा कि आप जो कंपनी में जा रहे हो तो वहां पे ओरेकल यूज हो रहा हो, ठीक है? तो इसी से रिलेटेड आप एक क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हो कि हम तो 3 चीजें सीख रहे हैं लेकिन मुझे तो ओरेकल सीखना था, तो क्या करने का? तो देखो ऐसा है कि ये 3 चीज हम लोग इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक रास्ता मिल जाए, आपको समझ में आए कि भाई किस तरह से करना है अपने को आगे काम, राइट? तो आपने 3 कर लिया था, बाकी की चीजें भी आप कर सकते हो। आप पोस्टग्री में भी काम कर सकते हो, आप मंगोडीबी में भी आप काम कर सकते हो, आप ओरेकल में भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल गया ना। 3 चीजें कुछ मामूली चीज नहीं होती, 3 अलग अलग डेटाबेसेस में आपने हाथ साफ किया है कि नहीं? तो मैंने दोनों क्वेश्चन का जवाब दे दिया। याद रखना है, याद कैसे रहेगा, याद मत रखो, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आप चीजों को फाइंड कर सकते हो, ताकि आपको याद रखना, दिमाग पे जोर ना पड़े। वैसे ड्यू कोर्स में आपको याद हो ही जाएगा। जो सिंपल चीजें जो बार बार करते तो वो तो याद हो ही जाने वाली है। हाँ, जो कभी कभार यूज होने वाली है तो उसका भी आपको तरीका पता चल जाएगा। ठीक है उसामा? यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी को भी? ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देखा, सबसे पहले देखा हमने स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। फिर हमने ये देखा कि डेटाबेस के लिए हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करने वाले। फिर हमने ये भी देखा कि हम लोग कौन कौन से डेटाबेसेस यूज करने वाले, आरडीबीएमएस हम लोग यूज करने वाले। फिर हमने ये भी देखा कि उनका मार्केट शेयर वगैरह क्या क्या है। ठीक है, अब हम लोग एक नई शीट ओपन करते हैं। वाई यूज एसक्यूएल? अब ये क्वेश्चन कुछ आंसर आपको मिल चुका है इसका ऑलरेडी कि एसक्यूएल क्यों यूज करना है, लेकिन मैं इस चीज को काफी ज्यादा एम्फेसिस करना चाहूंगा, क्योंकि ये आपको कंप्लीटली मालूम होना जरूरी है कि क्यों यूज करना है। तो देखो सबसे पहले जो एसक्यूएल है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ डेटाबेस। जो डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस इज द प्लेस वेयर ऑल योर ऑर्गेनाइजेशन डेटा रिसाइड्स। यानी जितना भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेटा है, गूगल का जो भी डेटा है, सर्च इंजन का, वो कहाँ पे है? डेटाबेसेस में। बराबर है? आप जो एसएपी में, अगर आपकी कंपनी में एसएपी यूज हो रहा है तो एसएपी का आप जो भी एंट्री कर रहे हो डेटा कहाँ पे जा रहा है? डेटाबेस में जा रहा है। आप समझ लो टैली यूज कर रहे हो तो टैली का डेटा भी कहाँ पे जा रहा है? डेटाबेस में। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप फॉर्म्स देख रहे हो ना, फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं, भले आप वेब के फॉर्म फिलअप कर रहे हो या आप ऑफलाइन में फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, जो भी आपके कनेक्टेड सिस्टम्स है या नॉन कनेक्टेड सिस्टम्स है, तो सबका जो डेटा जाता है वो डेटाबेसेस में ही जाता है, डेटाबेस के अलावा कहीं पे भी नहीं जाता। तो अगर आपको वो सारा जो वैल्यूएबल डेटा है, अगर आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए, तो आपको एसक्यूएल आना जरूरी है। अब आप बोलेंगे क्या एसक्यूएल एक तरीका है डेटा फैच करने का? नहीं, ऐसा नहीं है। एसक्यूएल के अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जिसके आप कर सकते हो, लेकिन एसक्यूएल आना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको काफी जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देता है काम करने की। मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा इसका। तो पहले तो ये आपका क्वेश्चन था कि व्हाई टू यूज एसक्यूएल।
तो वो क्या है, वो डेटाबेस की लैंग्वेज है, और डेटाबेस सारे ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो डेटाबेसेस में ही स्टोर होता है। तो आपको अगर उसमें से डेटा निकालना है तो आपको एसक्यूएल आना कंपलसरी है। तो ये एक पॉइंट सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अभी देखो बात ऐसी है कि समझ लो कि अगर आप पावर बीआई यूज कर रहे हो, कितने लोग जानते हैं पावर बीआई को? ठीक है, तो पावर बीआई में आपको मालूम है ना, आप अलग अलग डेटा सोर्सेज से डेटा कनेक्ट कर सकते हो और अलग अलग जगह से आप डेटा ले सकते हो। तो आपको डेटाबेस से भी लेना पड़ेगा डेटा, मानते कि नहीं मानते आप इस बात को? तो जब आप डेटाबेस से लोगे तो डेटाबेसेस के अंदर टेबल्स रहती है, जैसे मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि डेटाबेस के अंदर टेबल्स रहती है और टेबल्स आपस में रिलेटेड रहती है। तो अगर आपको डेटाबेस की टेबल से डेटा लेना है, हम्म, तो अब ये जो सिनेरियो है ना, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे बताता हूँ, प्रैक्टिकली नहीं यानी डायग्रामेटिकली। एक नई शीट ओपन करके समझ लो कि आपके पास में एक डेटाबेस है, ठीक है, उसमें एक टेबल है। टेबल कौन सी? सेल्स की टेबल है। उसके अंदर कितना रिकॉर्ड है? 100 या तो 100 मिलियन रोज का, ठीक है। और ये जो डेटाबेस है वो कहां पर है आपका? आपका जो सर्वर है, सर्वर इज इन मुंबई। सर्वर कहां पे आपका? मुंबई में। ये क्लियर हो गया? अभी हम लोग कहां पे? वी आर इन पुणे। अब आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपको सेल्स की टेबल में से डेटा निकालना है, ठीक है। आप क्या करोगे? यू विल लिंक विथ सेल्स टेबल। आप कौन सी टेबल के साथ में लिंक करोगे पावर बीआई के अंदर? आप पावर बीआई में लिंक करोगे, राइट। तो अभी होगा क्या, अगर आपको कुछ भी डेटा चाहिए तो वो क्या करेगा, वो ये 100 मिलियन जो रोज है ना, वो डेटा पूरा का पूरा आपके लोकल ड्राइव पे जाके सेव करेगा, यानी पावर बीआई का जो इंजन है ना वहां पे सेव करेगा। यानी ट्रेवल करना तो पड़ेगा ना उसको, नहीं तो मुंबई से यहाँ पे कैसे आएगा? तो उतना पूरा डेटा ट्रेवल करने को टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। फिर आप जब रिफ्रेश करोगे इसका मतलब क्या है कि फिर से लाना है, फिर रिफ्रेश करना, फिर से लाना है। आप सोचो, जब इतना सारा डेटा वापिस आप बार बार बुलाते रहोगे हियर एंड देयर, टू एंड फ्रो, तो कितना टाइम वेस्ट होगा, राइट। इस केस में पिक्चर आता है एसक्यूएल का। तो एसक्यूएल करता क्या है वो आप देखिए। आपके पास में डेटाबेस था, सर्वर मुंबई पे है, तो आप क्या करोगे, वो सर्वर पे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूं, यू विल क्रिएट अ व्यू। व्यू का मतलब क्या होता है? एक तरह का फॉर्मूला। आप जैसे एक्सेल में नहीं अपन फॉर्मूलाज बनाते हैं, तो फॉर्मूलाज आपको आंसर देता है। जैसे आपने बोला इजिकल टू सम, आपने रेंज बता दी तो उस रेंज का आपको आंसर दे रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आप एसक्यूएल यूज करके क्वेरी बनाते हो। तो जो एसक्यूएल की क्वेरी बना के आप जब उसको सेव कर देते हो, जब उस क्वेरी को सेव करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यू, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली व्यू बोलते हैं हम लोग। तो जो व्यू होता है ना, वो स्टोर कहाँ पे होता है? यू विल क्रिएट अ व्यू इन सर्वर। आप उसको सर्वर पे बनाते हो। तो सर्वर आपका कहाँ पे है? मुंबई में। तो आपने व्यू कहाँ पे बनाया है? मुंबई में, एग्जैक्टली। तो आप क्या करते हो, आप उसको रिक्वेस्ट देते हो, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, तो ये क्या करेगा, सेल्स की टेबल का सारा डेटा देने का बात करेगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए कुछ लिमिटेड डेटा है, तो आपने उसमें वेयर कंडीशन डाल दी, क्योंकि वेयर कंडीशन से आप फिल्टर कर सकते हो डेटा को। इसमें एक वेयर कंडीशन होती है, ठीक है। तो वेयर से आप क्या कर सकते हो, आपका जो डेटा है पूरा का पूरा नहीं चाहिए, आपको छोटा सा चाहिए कि 15 साल का है तो 15 साल का नहीं चाहिए, आपको 1 ही साल का चाहिए, तो आप उस पर फिल्टर डाल सकते हो। तो फिल्टर डालते हैं बाई यूजिंग अ वेयर क्लॉज, ठीक है। तो जब आप फिल्टर डालोगे तो क्या होगा, जो सर्वर होगा ना, तो सर्वर पे ही फिल्टर हो जाएगा वो, यानी आपके पास में आएगा नहीं, वो वहीं पे फिल्टर हो जाएगा। और फिर जो फिल्टर होके जो डेटा आ रहा है ना, वो आपके पास में ट्रेवल होके आएगा। ये बिल्कुल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल क्या है कि आपने आपने ऑर्डर किया कि आपको पिज्जा चाहिए, आपने ऑर्डर किया आपको पिज्जा चाहिए,
तो डोमिनोज वाले ने क्या बोला, ठीक है आपका ऑर्डर अभी एक्सेप्ट हो गया है और आपको अभी आधे घंटे में पिज्जा आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, डोमिनोज का जो सेंटर है ना वहीं पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वहीं पे बना रहे हैं पिज्जा को। क्या कर रहे हैं, वहीं पे पिज्जा बना रहे हैं। और पिज्जा बना के आपको सिर्फ पिज्जा मिल रहा है, यानी फिनिश आउटपुट मिल रहा है आपको, बाकी जो चीज है वो सब नहीं मिल रही। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, आपने उसको ऑर्डर किया पिज्जा, तो वो सारा सामान लेके आपके घर पे आ गया, पर आपके घर पे आके आप बना रहे हो उसको। तो आप समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप चाहते हो कि वहीं पे प्रोसेस करे, हमारे यहाँ पे लाके प्रोसेस ना करे, तो आपको एसक्यूएल यूज करके आपको व्यूज बनाने पड़ेंगे। और ये जो व्यूज होते हैं ना वो एसक्यूएल में ही बनते हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो इसीलिए आप देखोगे जब भी बीआई की ओपनिंग्स आती है तो वहां पे आपको ये भी मांगा जाता है कि आपको एसक्यूएल आना जरूरी है। क्यों, क्योंकि आपको एसक्यूएल आएगा तभी तो आप व्यूज बनाओगे ना। अगर आप व्यूज नहीं बनाओगे तो आप सोचो एंड यूजर का एक्सपीरियंस कितना खराब हो जाएगा बीआई में। और ये सिर्फ इसी में नहीं है, जितने भी आपके बीआई टूल्स है, भले वो टैबलो ले लो या क्लिकसेंस ले लो या आप अलग अलग ले लो, आईबीएम का ले लो या कुछ भी ले लो, हर एक के अंदर ये रूल एप्लीकेबल है, क्योंकि इट इज द बेसिक। इसीलिए आप कोई भी दुनिया का बीआई यूज कर लो, अगर आपको डेटाबेस से चाहिए तो आपको एसक्यूएल आना कंपलसरी है, नो डाउट अबाउट इट। ये सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। अभी एक और चीज है, जैसा भी अपना आता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स होता है, डेटा साइंस होता है, तो कितने लोगों ने नाम सुना है, मेरे ख्याल से सभी ने सुना होगा। अभी तो बच्चा बच्चा जानता है इसको। तो देखो क्या होता है, जो डेटा एनालिटिक्स होता है ना उसमें हम लोग कोशिश करते हैं अभी के करंट पैटर्न्स और ट्रेंड्स देखकर हम फोरकास्टिंग मॉडल्स बनाते हैं और हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये ट्राई करते हैं कि हम लोग आगे क्या होने वाला है, लोगों का बाइंग पैटर्न क्या रहेगा, उनके इमोशंस क्या रहेंगे, उनके सेंटिमेंट्स क्या रहेंगे, हम लोग उस चीज पे रिसर्च करते हैं, राइट। तो अगर आपको वो चीजें भी चाहिए तो आपका मेजर डेटा कहाँ पे है, डेटाबेसेस में है। तो उसका मतलब क्या है, आपको डेटाबेसेस से डेटा लाना आना जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको फिर वही प्रॉब्लम होगी, फिर आपको पूरा डेटा लाना पड़ेगा, फिर आप पूरा डेटा लाओगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगी एफिशिएंसी की। तो कोई आपके सिस्टम को लाइक ही नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं आपका तो बहुत ही वेट करना पड़ता है, एक एक घंटा तो वेट करना पड़ता है रिफ्रेश के बाद, तो कोई भी पसंद नहीं करेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए एसक्यूएल आना कंपलसरी है। तो यहाँ पे सबको क्लियर हो गया व्हाई टू यूज एसक्यूएल। क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम्स आती है इसीलिए, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन। ओके, ऑफलाइन में किसी को क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? नहीं, ठीक है। हम लोग फिर आते हैं शीट नंबर 4 पे। इसको नाम दे देते हैं एग्जाम्पल और इसका नाम देते हैं व्हाई यूज एसक्यूएल और इसका नाम देते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है सीखने का एसक्यूएल को, जब आप जो वैरायटी है ना, अपन जो वैरायटी कर रहे हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे आपको सिर्फ यही नहीं पता चलता कि भाई ये एसक्यूएल कैसे काम करता है, बल्कि आपको ये भी समझ में आता है कि ये इसका वेरिएशन कैसे हो जाता है। और जब आप एक ही चीज को बार बार अलग अलग जगह पे करते हो तो आपको उनके वेरिएशंस को अंडरस्टैंड करना भी समझ में आता है कि भाई जैसे अभी एक जगह पे आप करोगे तो आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा, दूसरी जगह पे आपको करोगे तो वहां पे फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपको खुद का बनाना पड़ेगा। तो खुद का किस तरह से बनाना वो भी आना जरूरी है, राइट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आते हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट क्या क्या कर सकते हैं कोर्स के साथ में, यानी कोर्स में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो कोर्स में हम लोग एकदम जो नॉर्मल जो कोर एसक्यूएल है, कोर एसक्यूएल, तो वो तो हम लोग सीखेंगे ही सीखेंगे।
कोर एसक्यूएल यानी क्या, जो अपना आईएसओ स्टैंडर्ड ने बताया वो, और साथ ही में जो उसके वेरिएशन है वो तो हम लोग सीखने ही वाले हैं। ये क्लियर है सभी को? ठीक है। अभी है ना, एक नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको अगर टेबल्स बनानी है, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, तो डेटा स्ट्रक्चर आपको किस तरह से बनाना चाहिए, उसके पीछे क्या चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए, क्या गलती आपको नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा एक कंसेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का। तो वो भी चीजें हम लोग काफी डिटेल में इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है। फिर आता है क्वेरीज। क्वेरीज या तो फिर व्यूज। देखो क्या होता है कि आप जो एसक्यूएल की क्वेरी बना रहे हो, ठीक है, आप जो भी एसक्यूएल, इमरान आपका म्यूट ऑफ है, सॉरी ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। तो देखो क्या होता है कि आप जो भी एसक्यूएल की क्वेरीज बनाते हो, तो आप क्या वन टाइम पर्पस के लिए बना रहे हो, वन टाइम यूज के लिए, जैसे ओटीपी आता है वन टाइम, वैसा तो नहीं रहता ना, आपको बार बार यूज करना पड़ेगा ना। कुछ कुछ क्वेरीज क्या होती है, आपको बार बार जरूरत पड़ती है। तो बार बार जरूरत पड़े इसका मतलब क्या, उसको सेव करना जरूरी है। तो उनको सेव करने के लिए हम लोग व्यूज बनाते हैं, जैसा भी मैंने बताया ना, व्यूज बनाते हैं। तो व्यूज बनाते हम लोग और क्वेरीज बनाते हैं। तो वो भी हम लोग इसमें डिटेल में सीखेंगे, वो सब चीजें कैसे कर सकते हैं। वैसे तो छोटे छोटे टॉपिक्स है, मेन इंपॉर्टेंट तो कोर एसक्यूएल में हम लोग का जाने वाला है। ये सब चीजें तो आपको, ये तो प्रैक्टिकल चीज है, ये तो आपको डायरेक्टली आ जाएगा। फिर एक आता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अभी इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूडीएफ। यूडीएफ आपने किसी ने नाम सुना यूडीएफ का, ऑनलाइन ऑफलाइन? नहीं, नहीं, नो, नो, ओके, ठीक है। एक्सेल में फॉर्मूलाज होते हैं, तो फॉर्मूलाज का काम क्या होता है? ठीक है, आप अलग अलग चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल सही है। और फॉर्मूला से क्या करते हैं आप? हाँ, कुछ ना कुछ आप ऑपरेशन करोगे और उसका जो आंसर आएगा वो आप आंसर बताओगे। जैसे सम आपने बोला, तो सम करेगा, उसका आंसर आपको दे देगा। एवरेज बोला तो एवरेज करेगा, आंसर दे देगा। राइट। कुछ फॉर्मेट चेंज करना था, फॉर्मेट फंक्शन यूज करोगे तो उससे आपका फॉर्मेट बदल जाएगा। एग्जैक्टली। तो वैसे ही है ना, काफी सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। तो काफी सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, तो वो चेंज होते हैं। जैसे एक्सेस में अलग फंक्शंस मिलेंगे आपको, एसक्यूएल सर्वर में अलग फंक्शंस मिलेंगे, माई सीक्वल में आपको अलग फंक्शंस मिलेंगे, ओरेकल में अलग फंक्शंस मिलेंगे। तो ये इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, लेकिन इनबिल्ट फंक्शंस भी इतने ज्यादा नहीं होते कि आप हर काम कर पाओगे उसको। आपको खुद, कभी कभी ऐसा भी होता है आपको खुद के फंक्शन बनाने पड़ते हैं, कस्टमाइज फंक्शंस। जैसे कि देखो, रेडीमेड अपने को मिलता है ना, जैसे अपन सुपरमार्केट में जाएंगे तो रेडीमेड फूड मिल रहा है, कि ये मिल रहा है, बस गर्म करो खा लो। ठीक है, लेकिन उसमें सब चीजें थोड़ी ना होती है। अगर आपको खुद बनाना है तो आपको खुद बनाना पड़ता है घर में। राइट। तो वैसे यहाँ पे भी होता है, कुछ चीजें रेडीमेड अवेलेबल है फंक्शंस, आप डायरेक्टली आओ और फंक्शंस को यूज करो। राइट। लेकिन बहुत सारी बार आपको खुद के फंक्शंस बनाना जरूरी हो जाता है। अभी जैसे सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, खुद का फंक्शन कब बनाना पड़ेगा। जैसे आपके पास में एक टेबल है, वो टेबल में आपके पास में ना मल्टीपल आपके पास में प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे पहली लाइन में पहला प्रोडक्ट है, उसका उसका कॉस्ट लिखा हुआ है, उसका बाइंग प्राइस लिखा है, वो कौन सा वेंडर से मिल रहा है वो भी लिखा हुआ है। ऐसे काफी सारे उस प्रोडक्ट की डिटेल लिखी हुई है। तो ऐसे हमारे पास में लगभग 1000 प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट का नंबर मेंशन करें, हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट का नंबर मेंशन करें और अपने को पूरी डिटेल्स मिल जानी चाहिए उसकी। जैसे होता है ना, अपन जब सुपर मार्केट में जाते हैं, अपन वो सिर्फ स्कैन करता था, उसकी पूरी डिटेल्स आ जाती है। तो क्यों आती है, वो पूरा चेक करता है ना डेटाबेस के अंदर। तो हम लोग चाहते हैं कि हम ऐसा एक फंक्शन बनाए जिसमें हम लोग सिर्फ नंबर दे, उसे नंबर दे और अपने को पूरा का पूरा डेटा दे दे। तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, यूडीएफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इनबिल्ट तो आने वाला नहीं है ना। अब उनको क्या मालूम है कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो कि आपको इस पे सर्च करना पड़ेगा, तो वो आपको खुद बनाना आना चाहिए कि अपना मनपसंद डेटा आप कैसे निकाल सके। तो उसके लिए हम लोग यूडीएफ सीखेंगे। तो कुछ होंगे इनबिल्ट फंक्शन, जैसे कि डेट निकालनी है तो डेट का आप निकाल सकते हो, टाइम निकालना है निकाल सकते हो, अगर आपको कोई चीज को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट कर सकते हो, अगर आपको चीजों को साथ में ज्वाइन करना है तो आप कॉन्केटनेट कर सकते हो।
तो ये सब चीजों के इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो इनबिल्ट नहीं है तो आप खुद के भी कैसे बनाओगे वो भी इसमें कवर होगा। तो इसके अंदर दोनों चीजें कवर होती है, इसके अंदर नॉर्मल एसक्यूएल भी कवर होता है और एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग भी आती है। अभी आता है टॉपिक थोड़ा जबरदस्त, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं यहाँ पे बताने के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ओरेकल, उसमें क्या यूज हो रहा है, और एसक्यूएल सर्वर इसमें हो रहा है टीएसक्यूएल, जो लैंग्वेज है उसको टीएसक्यूएल बोल रहे हैं। तो दोनों में एसक्यूएल यूज हो रहा है, लेकिन दोनों में क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब समझ लो कि आपने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ठीक है, आपने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो ये आपको क्या देगा, जो टेबल आपकी होगी उसमें सारा रिकॉर्ड्स आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, ये आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है ये काम, यानी यही काम आपको मल्टीपल टाइम करना है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ वेयर कंडीशन होगी, वेयर कंडीशन है ना फिल्टर के लिए यूज होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको लूप में डालो, लूप। तो लूप से क्या होगा कि ये एक्टिविटी बार बार परफॉर्म होगी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इस तरह से। तो ये जो प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है ना वो एसक्यूएल के अंदर नहीं है, जो प्रोग्रामिंग वाला जो कंसेप्ट है ना वो एसक्यूएल के अंदर नहीं है। तो अगर एसक्यूएल प्रोग्रामिंग के साथ में जुड़ जाता है, तो अगर आप ओरेकल यूज कर रहे हो तो उसमें होता है पीएल एसक्यूएल, और अगर आप एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो तो उसमें होता है टीएसक्यूएल। तो ये समझ में आ गया पीएल एसक्यूएल और टीएसक्यूएल क्या है, क्लियर है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, दो जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो हुजामा, हाँ बिल्कुल मैं रिपीट करूंगा क्वेश्चन को। हाँ आप क्या बोल रहे हैं, हाँ सिंटेक्स अलग है, लेकिन क्या है एक बार आपको रास्ता मिल गया ना कि पता कैसे करना है, क्योंकि मैंने बोला ना अभी इनका हुसामा की क्वेश्चन था पहले भी कि याद कैसे रखेंगे, तो मैंने क्या बोला, याद रखने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल कोर्स में याद हो जाता तो ठीक है, जो नहीं होता तो मैं आपको तरीका ही बताऊंगा कि अगर याद नहीं होता तो आप कैसे उसको जगह पे ला सकते हो, ठीक है, तो वो तो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। हुसामा आपका क्या क्वेश्चन था। सर ये एक बार फिर से समझा हाँ एक बार फिर से समझाना है, ठीक है, ठीक है। देखो क्या होता है कि आप एसक्यूएल क्वेरीज यूज करने वाले हो कुछ ना कुछ डेटा निकालने के लिए, राइट, डेटा निकालने के लिए। अभी आप जब काम करोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मुझे जो काम करना है ना वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में काफी सारे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं मुझे, यानी एक स्टेप में मेरा आंसर नहीं आने वाला, मुझे मल्टीपल स्टेप्स करने पड़ेंगे आंसर लाने के लिए। जैसे आप खाना भी बनाते तो आपके मल्टीपल स्टेप्स रहते हैं ना, पहले पहले आप सब्जियां लाते हो, फिर उसको धोते हो, फिर काटते हो, फिर बाद में तेल डालना, बघार करना, फिर उसमें सब डालना, फिर बाद में फिर खाना खाते हो, फिर खाना खाने के बाद बर्तन धोने का, फिर ये पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। तो वैसे इसके अंदर भी अगर आपको कोई ना कोई काम करना होता है ना, एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। तो अगर आपको लंबा चौड़ा प्रोसीजर करना है तो उसमें काफी सारी चीजें करनी पड़ती है। जैसे कि समझ लो कि अगर आपने खाना खा लिया, बराबर है, खाना खा लिया उसके बाद में आप बर्तन धो रहे हो, तो आप एक बर्तन थोड़ी ना धोगे, आप सारे बर्तन धोगे ना। तो वही जो स्टेप है, आप जो एक एक प्लेट के ऊपर कर रहे हो, आपको दूसरी प्लेट पे भी सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर तीसरी प्लेट पे भी आपको सेम घसने वाला काम करना पड़ेगा, यानी आप एक ही काम, एक ही जैसा काम मल्टीपल टाइम कर रहे हो ना। तो वैसे इसके अंदर भी होता है, जो एसक्यूएल होता है ना, जैसे आपने अगर एसक्यूएल लिखा उसमें लिखा आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोई भी टेबल में, अगर आपको यही काम मल्टीपल टाइम करना है तो आप इसको लूप में डालो, लूप में डालोगे तो क्या होगा, ये आपने जितनी बार बोल के रखा होगा, दो बार, तीन बार, चार बार, उतनी बार वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तो चीज हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले, अब इसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये जो आप प्रोग्रामिंग है, ये जो लूप है, लूप क्या है, प्रोग्रामिंग है, और ये क्या है, ये एसक्यूएल है। तो जब ये दोनों चीजें मिल जाती है, अगर आप ओरेकल यूज कर रहे हो तो उसमें वो पीएल एसक्यूएल कहलाती है, बराबर है। और जब जब एसक्यूएल सर्वर में वो जो दोनों चीजें मिल जाती है तो वो टी एसक्यूएल कहलाती है।
ठीक है, और किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो यूजर डिफाइंड सीखने वाले हम लोग, इनबिल्ट फंक्शंस भी हम लोग यूज करना वो भी दिखने वाले हैं, और ये हर एक में अलग अलग रहेंगे। डिफरेंट इन हर एक आरटीपीएमएस में आपको अलग अलग दिखने वाले हो। ठीक है, अब आप और आगे क्या क्या सीखने वाले, स्टोर प्रोसीजर, लेकिन वो बहुत लिमिटेड रहेगा। अब स्टोर प्रोसीजर क्या होता है वो भी आप समझ लो। आपको अभी डेटा लेना नहीं है, जैसे अभी आपको, पहले मैंने आपको क्या बोला था, आपको डेटा फैच करने के लिए काम आता है, लेकिन अब आपको क्या करना है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। जैसे कि आपको कुछ डेटा राइट करना है, फिर आप जो राइट करोगे ना उसके अंदर आपको दूसरी टेबल में भी राइट करना है डेटा, फिर आपको तीसरी टेबल में वो जो आपने दो टेबल में राइट किया ना उसके बेसिस पे आपको मॉडिफाई करना है तीसरी टेबल में। यानी आप क्या कर रहे हो, एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, आप सिर्फ रीड नहीं कर रहे हो डेटा, आप बल्कि कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो। तो जब आप कोई एक्शंस परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, आप एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शंस में नहीं आएगा। जैसे आप देखो एक्सेल में भी आप फॉर्मूलाज बनाते हो, तो इससे कोई मैक्रो चलते क्या, नहीं। जैसे अगर आपने एक्सेल में लिखा सम, फिर आपने रेंज बता दी, तो ये तो आपको आंसर देता है ना, लेकिन कुछ चलता हुआ आपको दिखता है क्या, कुछ चीज चल रही है, एक्सेल बंद हो रही है, चालू हो रही है, कोई अपने आप ही शीट क्रिएट हो गई, वो सब तो नहीं होता ना। तो वैसे इसके अंदर भी जो यूडीएफ होता है ना, उससे सिर्फ आपका डेटा, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आप डेटा मिलता है आपको, लेकिन अगर आपको एक्शन परफॉर्म करना है तो एक्शन आपका स्टोर प्रोसीजर से होता है। स्टोर प्रोसीजर वैसे हमारे प्रीव्यू में नहीं है, क्योंकि हमारे काम नहीं आता एज एनालिस्ट, क्योंकि हमारा जो टारगेट है एसक्यूएल का सीखने का, तो किसके बेसिस पे बनाया गया है, एनालिस्ट के बेसिस पे। तो रोल्स क्या क्या हो सकते हैं अपने नॉर्मली, एक हो सकता है डेटाबेस एडमिन। ठीक है, डेटाबेस एडमिन जो पूरा डेटाबेस को संभालता है, डेटाबेस को संभालने वाला भी कोई होना चाहिए ना। तो डेटाबेस एडमिन का लगभग अपन 25% चीजें कवर करते हैं। कितनी कवर करते हैं, यानी उस रोल के रिलेटेड से 25% हम लोग कवर कर रहे हैं, ज्यादा कवर नहीं कर रहे। फिर एक दूसरा रोल है प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर का लगभग हम लोग 80% चीजें कवर करने वाले हैं। कितना कवर करने वाले, 80%। लेकिन जो एनालिस्ट होते हैं तो उसका हम लोग पूरा 100% कवर करने वाले हैं। तो हमारा ये जो कोर्स है वो किसके रिलेटेड है, एनालिस्ट के रिलेटेड है। और मेनली मेरे ख्याल से सब लोग एनालिस्ट ही रहेंगे, राइट। अगर प्रोग्रामर भी रहेंगे तो प्रोग्रामर का भी 80% कवर हो जाएगा, अगर कोई डेटाबेस एडमिन भी है तो उसका भी लगभग 25% तो कवर हो ही जाएगा। तो ये रोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अब एडमिन का काम क्या है, पूरे डेटाबेस को संभालना। जैसे कोई नया यूजर आया तो उसको लॉगिन आईडी बनाना, उसके लिए उसको प्रिविलेजेस देना, अगर कभी क्रैश हो गया तो उसको वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट पे लेके आना। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं डेटाबेस एडमिन के। प्रोग्रामर का क्या काम क्या होता है, जैसे आप एक यूजर फॉर्म बना दोगे, उस यूजर फॉर्म में एंट्री करोगे तो डेटा अपने आप जाना चाहिए, तो वो प्रोग्रामर का काम होता है। और एनालिस्ट का काम क्या होता है, अलग अलग टाइप से डेटा लेना, ताकि आप उसको फिर पावर बीआई में, टैब्ल्यू में, या तो फिर और कोई बीआई पे या वगैरह वगैरह जगहों पे आप उसको डिस्प्ले वगैरह करवा सको। तो ये जो एनालिस्ट का जो रोल है वो हम लोग पूरा 100% कवर करने वाले हैं। कोई क्वेश्चन किसी को भी, अभी कितने लोग बोलते हैं कि आप ट्रिगर्स कवर करोगे, तो हम ट्रिगर्स इसमें कवर नहीं करते, क्योंकि ट्रिगर्स है ना प्रोग्रामर से रिलेटेड रहता है, एनालिस्ट को ट्रिगर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कितने लोग बोलते कर्सर्स कवर करोगे, नहीं कर्सर्स भी कवर नहीं करते, क्योंकि वो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग हो जाती है। हम लोग इसके अंदर भी हाई लेवल की कुछ प्रोग्रामिंग नहीं करने वाले, हम लोग जो ये प्रोग्रामिंग है ना सिंपल लेवल की करेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा प्रोग्रामर को टारगेट नहीं कर रहे, हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं, एनालिस्ट को। जो जितना एनालिस्ट को जरूरत है उतना ही हम लोग सिखाएंगे। नहीं तो आप एनालिस्ट के लिए रोल के लिए आप जा रहे हो और आपको मैं प्रोग्रामिंग के हाई फंडे बता दूंगा, तो आप तो परेशान हो जाओगे ना, आप क्या बोलोगे, मुझे काम ही नहीं आने वाला तो मैं क्यों सीख, सीधी सी बात है ना। तो हम लोग ये एनालिस्ट रोल के हिसाब से पूरा का पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली पावर प्रोग्रामर का 80% कवर कर दे रहा है, और डेटाबेस का ऑटोमेटिकली वो 25% वो कवर कर दे रहा है। ये क्लियर है सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन।
तो जॉइंट्स कवर करेंगे क्या? अरे जॉइंट्स तो कोर एसक्यूएल में आता है, यहाँ पे आता है जॉइंट्स। और इंडेक्स वगैरह भी नहीं करेंगे? अरे इंडेक्स है ना उसके अंदर, इंडेक्स भी अपना कोर एसक्यूएल में आएगा। असल में कोर एसक्यूएल और ये इसमें आएगा, इंडेक्स भी कवर होगा। देखो ये सब मैं असल में इतनी डिटेल वाली चीजें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये सब चीजें कंपलसरी है, कवर करने ही वाले हैं हम लोग, क्योंकि मेरा भी टारगेट क्या है, आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। उसमें डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं, अगर डिटेल बताऊंगा तो 2-3 पेजेस भर जाएंगे। लेकिन क्या है कि उतनी डिटेल में जाकर फिर आप लोग भी फिर आपको मेंटली सो जाओ, तो मैं नहीं चाहता मेंटली सो जाओ। लेकिन हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा इंडेक्स कवर होंगे, हाँ बिल्कुल इंडेक्स कवर होंगे। हम लोग एसक्यूएल की मदद से भी हम लोग इंडेक्सेस बनाएंगे, और इंडेक्स में भी जो अलग अलग कंसेप्ट है वो भी हम लोग कवर करने वाले। जॉइंट्स भी हम लोग सारी तरह के जॉइंट्स देखने वाले हैं। हम लोग लेफ्ट जॉइंट देखेंगे, राइट जॉइंट देखेंगे, इनर जॉइंट देखेंगे, आउटर जॉइंट देखेंगे, सेल जॉइंट देखेंगे, क्रॉस जॉइंट देखेंगे। हम लोग सारे के सारे जो जॉइंट्स है एग्जांपल के साथ में देखेंगे। और सिर्फ 2 टेबल नहीं, हम लोग 3 टेबल को ज्वाइन करेंगे, 4 टेबल को ज्वाइन करेंगे, 5 टेबल को ज्वाइन करेंगे। आपको टेक्निक बताई जाएगी कि किस तरह से आप जॉइंट्स का प्रॉपरली आप जॉइंट्स बना सकते हो। यानी ऐसा जो इंडिपेंडेंट आपको बनाया, मैंने बताया ना एएफसी के फुल फॉर्म अचीविंग फ्रीडम बाय क्रिएटिविटी एंड नॉलेज शेयरिंग। यानी कुल मिला के आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए, ताकि आप कभी भूल भी जाओ तो आपको फिर आपका इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो कि आपको ये सब चीजें याद आ जाए, इस तरह से। ठीक है ना दीप्ति? यस सर। जी, और कोई क्वेश्चन किसी को भी? So in Power Grid is EL 300 exam है। हाँ हाँ, देखो अभी इसके अंदर है ना, अभी देखो दीप्ति का ये क्वेश्चन है कि जैसे पावर बीआई के अंदर पीएल 300 एग्जामिनेशन है, तो वैसे एसक्यूएल में कौन सी एग्जामिनेशन है? तो देखो एसक्यूएल में ना थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है। ट्रिकी क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं आपको ये इसमें बताता हूँ स्क्रीन पे। हमने देखा था आरडीबीएमएस, तो ये सारे के सारे है ना अलग अलग वेंडर्स है, राइट? और जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है वो कौन करता है? वेंडर्स ही करते हैं ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की एग्जाम होगी या ओरेकल की एग्जाम होगी, ऐसे ही रहता है ना। अब आईएसओ जो स्टैंडर्ड जिन्होंने बनाया वो थोड़ी ना एग्जाम ले रहे हैं, तो इसीलिए एग्जाम होगी तो किसकी होगी? वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की एग्जाम होगी, या ओरेकल की एग्जाम होगी, या माईसीक्यूएल की एग्जाम होगी। तो इन सबके सर्टिफिकेट्स अलग अलग रहेंगे। है ना? ऐसा नहीं रहेगा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। हाँ, जो मैं सिखा रहा हूँ तो 3 चीजों में सिखा रहा हूँ, तो उसका सर्टिफिकेट आपको कब मिलेगा? जब अपना कोर्स खत्म होगा तो उसके एंड में एक एग्जाम लूंगा, मैं टेस्ट लूंगा आपके। तो जितने भी लोग क्लियर करेंगे उन सबको सर्टिफिकेट मिलेगा एएफसीकेएस की तरफ से। तो वो जो सर्टिफिकेट रहेगा वो नॉर्मल एसक्यूएल का रहेगा। लेकिन एज सच ऐसा नहीं है कि भाई एसक्यूएल का नॉर्मल जो कोर एसक्यूएल का कोई एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे यूडेमी अगर आप देखोगे तो उनका होगा, ग्रेट लर्निंग होगा तो उनका होगा, क्योंकि वो भी एक अलग अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ना, राइट? तो ऐसे एएफसी केस का तो हमारा एएफसी केस का हम लोग देंगे। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए कंपनीज का, तो एसक्यूएल सर्वर का एक अलग एग्जाम रहता है, वो आप दे सकते हो। लेकिन उसके अंदर इसके अलावा और भी चीजें पूछते हैं, सिर्फ ये नहीं रहता, उसमें परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रहता है, उसमें आप किस तरह से आप डिबग कर सकते हो, फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो। तो बेसिकली है ना, वो प्रोग्रामर्स को व्यू में रख के बनाया जाता है, प्रोग्रामर्स और डेटाबेस एडमिन, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है वो। यानी एनालिस्ट से काफी आगे तक के निकल जाता है वो, ऐसा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को भी? ठीक है, अभी हम लोग इसकी फीस वगैरह देख लेते हैं। फीस भी इंपॉर्टेंट है, राइट? है कि नहीं? हाँ, तो इसकी जो फीस है इट इज ₹12,000। मैं ओनली नहीं लगाता आगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगे तो आप ज्यादा समझ लो, आपको लगे तो आप कम समझ लो, वो पर्सन पे डिपेंड करता है वो, क्योंकि ये चीजें ना कंपेरेटिव होती है। लेकिन एक बात है कि अगर आप ये देखोगे ना कि आपको क्या नॉलेज मिलने वाली है, तो नॉलेज वुड बी लाइक सुपर ट्रेमेंडस नॉलेज मिलेगी। और उस नॉलेज की कंपेरेटिव अगर फीस देखोगे तो इट वुड बी नॉट इवन लाइक अ स्मॉल पिन, तो काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो बस इतना है। मैं
अभी मेरी सुबह में पावर बीआई का भी डेमो था, तो पावर बीआई के डेमो में भी मैंने कुछ कुछ बातें किया था, तो मैं अभी भी आपको उसमें से कुछ चीजें बताना चाहूंगा। तो एक बात तो ये है कि ये जो नॉलेज है ना, ये पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज होने वाली है, राइट? तो आपको कोशिश यही करनी है कि नॉलेज का यूज करो। अब आप बोलेंगे मेरी कंपनी में तो मुझे एक्सेस ही नहीं है एसक्यूएल का, तो हो सकता है ना आपके पास एक्सेस ना हो, तो आपको फिर मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि ये जो एग्जाम्पल्स है जो हम लोग क्लास में करवाने वाले हैं, वो एग्जाम्पल्स आप खुद से ट्राई करो, और हम लोग खुद भी आपको प्रैक्टिस के लिए और भी चीजें देंगे करने के लिए। तो जो प्रैक्टिस के लिए देंगे वो भी आप करो, और जो लोग अप्लाई कर सकते हैं अभी फिलहाल, वो लोग बिल्कुल अप्लाई करो। कंपनी में आपके बहुत बड़ा खजाना रहता है डेटा का, इतनी सारी टेबल्स रहती है आपके पास में, तो हर एक टेबल में से आप अपना मनपसंद डेटा निकाल दो और अपना काम करते रहो, है कि नहीं? तो जिनके पास में है वो इस तरह से करो, जिनके पास में नहीं है प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस भी करोगे तो भी आप टच में रहोगे इस तरह से, है ना? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमारा ना ग्रुप बनने वाला है व्हाट्सएप के ऊपर। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी रहेंगे ना, सबका ग्रुप रहेगा। अच्छा, अब एक और बात है कि ऐसा नहीं कि आप लोग ऑफलाइन आ रहे हो तो आप ऑनलाइन नहीं आ सकते, और जो लोग ऑनलाइन अभी कनेक्ट किए वो लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते। भाई आपकी मर्जी है, आपको अगर ऑफलाइन आना है तो ऑफलाइन आओ, ऑनलाइन आना है तो ऑनलाइन आओ, आपकी मर्जी टोटली। अब कैसा है कि जब हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा, तो इट वुड बी लाइक नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ जस्ट अ ग्रुप, वो एक कोलैबोरेशन भी रहेगा हमारा आपस में। जैसे कि समझ लो कि अभी एक क्लास हो गई, ठीक है? अभी एक क्लास हो गई और आपको समझ लो कि कुछ चीज समझ में नहीं आई, पर्सन एक्स है, उनको एक बात समझ में नहीं आई, तो वो पूछ सकते क्लास में, लेकिन हो सकता है उनको रियलाइज हुआ क्लास के बाद में, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब समझ लो कि उनका कोई क्वेश्चन आया ग्रुप के अंदर, राइट? ग्रुप के अंदर क्वेश्चन आया, तो क्या होगा, हेल्प करना है उनको कि नहीं करना है? करना है, राइट? तो ऐसा मत सोचना कि भाई कोई और हेल्प कर देगा उनको, मैं क्यों हेल्प करूं, बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए, ऐसा मत सोचना। आप ये सोचना कोई दूसरा करे उससे पहले मैं कर दूं, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप रिसर्च करोगे ना, किसी को भी आंसर देने से पहले आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, राइट? आपके थोड़ी ना फिंगर टिप्स पे होते हैं या तो जबान पे होते हैं, तो पहले रिसर्च करना पड़ता है। वो जो आप रिसर्च करोगे ना, आपको हेल्प मिलेगी इसमें। दूसरा क्या, हो सकता है कि कोई बंदा, किसी ने क्लास मिस कर दिया, या तो किसी रीजन से वो आधा ही क्लास अटेंड कर पाया, कुछ पोर्शन उसका मिस हो गया, तो वो ग्रुप में पोस्ट करेगा कि भाई मेरा मिस हो गया था, तो कौन कवर कर सकता है? तो इसमें भी आप इनिशिएटिव लेना। आप ये मत सोचना कि नहीं कोई दूसरा ले लेगा, आप सोचो कि नहीं मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, भले मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, भले मुझे नहीं आता है, थोड़े मैं प्रैक्टिस ज्यादा कर लूंगा, मैं उसको फिर टाइम देता हूँ। जैसे मेरी मेरी ऑफिस खत्म होने वाली 6 बजे, मैं घर पे 7 बजे आऊंगा, चलो मैं बोलता 7:30 से 8:30 के बीच में हम लोग मिलेंगे, कर लो ना उसमें। थोड़ा सा आपको हेक्टिक पड़ेगा, लेकिन बिलीव मी, अगर आप किसी की हेल्प करोगे ना इस तरह से, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपके खुद के भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसीलिए कभी भी कोई बोले ना कि भाई ये हेल्प की जरूरत है, पहले रहकर आप बोलोगे चलो मैं हेल्प करता है, करती हूँ, राइट? और अपने पास ऑनलाइन ऑप्शन तो अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं उसके घर पे जाके उसको हेल्प करना है, राइट? आप ऑनलाइन है, आप गूगल मीट वगैरह पे आप बोल दो लिंक शेयर कर लो, तो उस तरह से आप कर लो। अगर आपको नहीं आता होगा तो मैं बता दूंगा आपको किस तरह से करना है। यानी कुल मिला के ना, आपको एक दूसरे को हेल्प इसलिए भी करना है कि आपके आगे चल के जो टीम है ना, सिर्फ ये 4 महीने तक के नहीं रहने वाली है, जब तक कि कोर्स है, ये आपका लॉन्ग टर्म तक के रहेगा। हो सकता है फिर आपकी कंपनी में कोई जरूरत हो बंदों की, तो आप इनको अप्रोच कर लो, है ना? और जो हेल्प ज्यादा करेगा वो ज्यादा दिखेगा भी लोगों को। जब बार बार मैसेज में लोगों की हेल्प करता रहेगा, तो समझ लो कि आपकी कंपनी में जरूरत है, तो आप बोलेंगे ना कि भाई दीक्षा शरीर को हेल्प करती है, तो चलो मैं इसी को अप्रोच करूं कि भाई तू आती क्या मेरी कंपनी में, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप? तो इसीलिए हेल्प करने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, तो इसीलिए हेल्प करने का मौका बिल्कुल भी मत छोड़ना। और ये जो कम्युनिटी बनने वाली है ना अपनी क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिलाकर, तो ये कम्युनिटी अपन आखिरी तक के रखेंगे, हम लोग ग्रुप को डिसॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग रखेंगे ताकि फिर आप लोग आगे भी एक दूसरे के टच में रह सको, राइट? इस तरह से। तो मैंने आपको ये भी बता दिया किस तरह से अपने को अप्रोच करना। फिर एक और बात मैं बताना चाहूंगा जो मैंने पिछले डेमो में बताया था कि अभी जो भी एग्जांपल्स आप देखोगे ना क्लास में, तो आप उसको ट्राई करना कि कहाँ कहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास में डेटा है तो ठीक है, डेटा में करो, नहीं तो फिर आप और कोई डेटा लेकर आप उस पर ट्राई करो कि ये नॉलेज का आप वहां पे कैसे इस्तेमाल करोगे,
ठीक है, डेटा सेट काफी सारे ऑनलाइन जगह भी है जहां से आपको मिल जाते हैं, बराबर है। और मैं भी आपको बता दूंगा किस तरह से आप कर सकते हो। और यहाँ तक कि चैट जीपीटी को भी आप बोलोगे डेटा बना दे तो वो भी बना देगा, बराबर है। तो डेटा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो बस इतना है कि आपको ये जो कंसेप्ट आप जो सीखोगे ना, आप ट्राई करो, अलग अलग डेटा सेट पे आप इसको अपना हाथ साफ करो। तो जितने अलग अलग डेटा सेट पे अपना हाथ साफ करोगे उतनी ज्यादा आपको एक्सपर्टाइज मिलेगी। तो आप जब ये काम कर रहे हो ना, तो आपको ये सोचना है कि यू आर नाउ ऑन अ वॉर फ्रंट। आप अभी एक वॉर फ्रंट पे हो, आप एक सैनिक की तरह हो। तो सैनिक यानी क्या होता है, सैनिक जब लड़ाई के उसमें होता है तो उसको भूख प्यास नहीं लगती है, बराबर है। उसको सिर्फ ये मालूम होता है कि उसको करना क्या है काम, उसको सिर्फ जीत के आना, अपने देश का नाम आगे करना है। तो वैसे ही आप भी जब ये कोर्स करोगे, देखो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी आधे अधूरे मन से कोर्स करे, जो सिर्फ 2 दिन करे और बाद में छोड़ दे। मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग इतने एक्टिव रहो क्लास के अंदर कि मुझे बराबर फटाफट क्वेश्चंस भी आए, और मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग जवाब भी फटाफट फटाफट देते जाओ। यानी एकदम एक्टिव क्लास होनी चाहिए, एकदम लाइव क्लास होनी चाहिए, जिसको भी बहुत मजा आया और मुझे भी बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाने में, राइट। तो इस तरह से, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप प्रैक्टिस बराबर करो, लोगों की हेल्प करो। अब चलो आपकी प्रैक्टिस नहीं भी हो रही है, आपका मोटिवेशन नहीं भी है, लेकिन किसी ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप थोड़ा उसके अगर हेल्प करने का अगर आप में जज्बा होगा तो आप उसको हेल्प करोगे कि नहीं करोगे। तो उसी हेल्प करने के चक्कर में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है कि नहीं। एग्जैक्टली। और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछो, जितना क्वेश्चन पूछ सकते हो उतना पूछो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो तो इतना भला ही नहीं कर रहे, आप सामने वाले का भी भला कर रहे हो। क्योंकि क्वेश्चन पूछने से क्या हो रहा है, आपकी तो आपका तो आंसर मिल गया, लेकिन बाकी जो शर्मा शर्मी में रह गया उसको भी जवाब मिल गया। तो इट इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग टू आस्क क्वेश्चंस। बस इतना है कि क्वेश्चंस वो वो अवॉइड करो पूछना जिसका आंसर अभी मैं थोड़ी देर पहले ऑलरेडी दे चुका हूँ, राइट। हाँ, ये बात रहता है कई बार अपन इनअटेंटिव रहता है, हमारा दिमाग कहीं और रहता है, कुछ अपन अपने ट्रबल्स में रहते हैं, उस केस में पूछ ले तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन कोशिश करो जितना अटेंटिव रहो उतना अच्छे है। जी। और कोई क्वेश्चन? What is the difference between SSMS and SQL or MySQL? ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन आया है कि एसएसएमएस और एसक्यूएल सर्वर में क्या फर्क है ना। देखो, जो एसएसएमएस है ना वो एक एप्लीकेशन है, क्लाइंट टूल है वो। जब हम लोग सर्वर की बात करते हैं ना, एसक्यूएल की बात करते हैं, उसमें 2 चीजें रहती है। एक नई शीट में बताता हूं आपको मैं। तो एक होता है सर्वर, जिसके अंदर आपका डेटाबेस स्टोर होता है, जिसके अंदर आप व्यूज वगैरह स्टोर करते हो, जो मैंने नहीं बताया था मुंबई में जो रखा है वो सर्वर। और एक होता है क्लाइंट टूल, क्लाइंट। तो क्लाइंट यानी क्या, जैसे अभी अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, AFC के टेक्नोलॉजीज, तो उसने मुझे AFC के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसने मुझे डिटेल्स दे दिया। तो क्या हुआ, मैं क्लाइंट हूँ, तो मैं उसको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, वो सर्वर पे दे रहा है, और सर्वर से फिर मुझे रिक्वेस्ट मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो वैसे 2 चीजें रहती है, सर्वर रहता है और एक क्लाइंट रहता है। तो जो क्लाइंट क्लाइंट जो रहता है ना, तो क्लाइंट को आपके पास में कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होना चाहिए ना, GUI होना चाहिए ना आपके पास में, जिसमें आप टेबल्स को देख पाओगे, आपने अगर कोई प्रोसीजर बनाया तो वो देख पाओगे, कुछ व्यूज बनाया आप वो देख पाओगे। तो वो देखने के लिए, यूज करने के लिए एक GUI होता है। तो वो जो GUI होता है ना, वो है SSMS। है ना, उसका फुल फॉर्म क्या है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट। हम लोग इंस्टॉल करेंगे इसको भी, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को, हम SSMS भी यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कवर नहीं होगा, इसमें SSRS एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग स्टूडियो, SSAS एनालिसिस सर्वर, और ऐसी चीजें हम लोग उसमें कवर नहीं करेंगे। हम लोग क्या कवर करेंगे, SSMS और एसक्यूएल। जी। और कोई ऐसी चीजें, कोई टर्म है जो आपने कभी सुना होगा लोगों से कि भाई ये आना चाहिए, तो वो भी पूछ लो, मैं बता दूंगा वो कवर होगा कि नहीं होगा। Yeah. ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है कि कोई ऑफलाइन में क्वेश्चन है कि कोई प्री रिक्विजिट है क्या, कि एसक्यूएल से पहले ये आना चाहिए वो आना चाहिए, राइट। नहीं, तो ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है।
हाँ, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बहुत एक्सेल में आपने काम किया हो ना तो अच्छा रहेगा। एक्सेल तो हर जगह पे ही काम आता है, लेकिन एक्सेल में अगर आपने काम किया तो आपको काफी सारा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। जैसे अगर आपने एक्सेल में काम किया है तो आपको ये समझ में आएगा कि टेबल्स किस तरह से फॉर्म होती है, राइट? तो आप जब एक्सेस में टेबल्स देखोगे, एसक्यूएल सर्वर में टेबल देखोगे तो आपको वो लिंक आप कर सकोगे। अगर आपने एक्सेल में फॉर्मूलाज को यूज किया होगा तो आपको वहां पे पता चलेगा, वहां पे फॉर्मूला से ही बना सकते हो। तो एक्सेल की नॉलेज डेफिनेटली काम आती है, हर जगह पे काम आती है। तो लेकिन मैं ये नहीं बोलता एकदम एक्सपर्ट होंगे तभी आप कर सकते हो। आप नॉर्मल वर्किंग नॉलेज है आपके पास में एक्सेल का, तो देन ऑल्सो इट इज गुड। इस तरह से टीएसक्यूएल ना, टीएसक्यूएल एक मिनट बताता हूँ। देखो, जो अपना एसक्यूएल सर्वर है ना, तो एसक्यूएल सर्वर में जो लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग प्लस एसक्यूएल, तो वो होता है अपना, अगर एसक्यूएल सर्वर में होगा तो टीएसक्यूएल होगा, है ना? उसको अपन बोलते हैं ट्रांजैक्ट एसक्यूएल, और पीएल यानी प्रोग्रामिंग एसक्यूएल। तो ये उनके नाम है असल में, जो उन्होंने नाम देके रखे हैं, उनके प्रोडक्ट्स के नाम है। ऐसा है, जैसे जो लक्स है तो लक्स इसका हिंदुस्तान यूनिलीवर का, राइट? तो वैसे ही ये एसक्यूएल सर्वर का ये प्रोडक्ट है, उसका ये नाम है, जिसके अंदर आप दोनों चीजें करते हो, प्रोग्रामिंग भी करते हो और आप एसक्यूएल भी करते हो। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एसएसआरएस का, एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग? नहीं, एसएसआरएस का हम लोग इसमें यूज नहीं करते। वो रिपोर्टिंग्स वगैरह के लिए यूज होता है। आपको जब रिपोर्ट्स वगैरह बनानी होती है ना, जैसे आप जो डेटा है आपके पास में, तो उसके उसको यूज करके आपको कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है। रिपोर्ट्स यानी एक तरह से आउटपुट हुआ ना, तो आउटपुट बनाना वगैरह तो आप एसएसआरएस में करते हो। एसक्यूएल सर्वर यूज होता है वहां पे। नहीं, वो देखो कैसा है मालूम है, जो अपना अभी जैसे आपका क्वेश्चन क्या, ऑफलाइन में क्वेश्चन है कि भाई हम लोग एसएसआरएस कवर कर रहे हैं क्या, तो अपन एसएसआरएस तो कवर नहीं कर रहे, अपन एसएसएएस भी कवर नहीं कर रहे। ठीक है, तो अभी हमारा वो प्रीव्यू है ही नहीं अभी, तो उसमें अपना क्या कैसे करेंगे, एसक्यूएल में यूज होगा नहीं होगा, तो अभी अपन वो टॉपिक पे नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक अपना अभी है ही नहीं। अपना अभी टॉपिक जो रहेगा अपन अभी उसी पे फोकस करेंगे। अपना कौन सा टॉपिक है, एसक्यूएल का। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई उसमें कवर होता है कि नहीं होता है, तो वो भी चीज कैसी है कि देर इज नो व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, उसको आपको ना प्रैक्टिकली जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा किस तरह से यूज होगा। हाँ, एसक्यूएल सर्वर जो है ना वो एक प्रोडक्ट है। एसक्यूएल सर्वर क्या है, एक प्रोडक्ट है। और जो एसक्यूएल है वो क्या, लैंग्वेज है। तो अगर देखो कई बार क्या होता है, लोग, मैं आपको एक कंफ्यूजन बताता हूँ लोगों के अक्सर, लोगों को सीखना होता है एसक्यूएल सर्वर, तो वो क्या बोलता है, मैं एसक्यूएल सीखना है। तो उनको लगता है एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर दोनों सेम है, ऐसा नहीं है। एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज, जो मैंने आईएसओ स्टैंडर्ड बताया ना वो है, और एसक्यूएल सर्वर एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है वो। तो वैसे ही ओरेकल एक प्रोडक्ट है, जो ओरेकल का है, ओरेकल डेटाबेस ओरेकल का है। तो वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे नहीं लिस्ट बताया पूरी आरडीबीएमएस की, लिस्ट ऑफ आरडीबीएमएस, तो ये सब है। तो ये सब अलग अलग वेंडर्स है, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स है, इन सबके अंदर एसक्यूएल यूज हो रहा है। तो एसक्यूएल लगभग आप देखोगे तो लगभग आपको बहुत सारी जगह पे एसक्यूएल का यूज मिलेगा। यहाँ तक कि एक्सेल के अंदर भी आप यूज करते हो, पावर क्वेरी के अंदर भी आप एसक्यूएल का यूज करते हो, पाइथन के अंदर भी एसक्यूएल का यूज करते हो, आप जावा के अंदर भी एसक्यूएल का यूज करते हो। आप यहाँ पे तो करते ही हो, खैर अपना पावर बीआई तो करते हो, आप टैब्ल्यू में भी करते हो, बहुत सारी जगह पे आपका एसक्यूएल का यूज होता है। लेकिन फुल्ली एसक्यूएल यूज होता है वैसा नहीं है, दैट इज नॉट व्हाइट एंड ब्लैक। इस तरह से यूज होता है, हर जगह पे कहीं ना कहीं यूज होता है, इस तरह से। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे पाया ना फुल्ली? ओके, और कोई क्वेश्चन किसी को भी, ऑनलाइन ऑफलाइन? ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं फीस में। फीस का टॉपिक रह गया था ना।
ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये इसकी फीस है 12,000 रुपीज, और जो इसका ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन 4 मंथ्स है, तो लगभग 4 मंथ्स के आसपास में कंप्लीट हो जाएगा ये कोर्स। इसमें लगभग एक्सपेक्टेड है लगभग 150 टू 200 एग्जाम्पल्स कवर करने का, ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जितना सिंपल से सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीके से आपको ये बताया जाए, क्योंकि क्या होता है जब छोटी छोटी क्वेरीज होती है तो वो समझना बहुत आसान होता है, आप भी समझ जाओगे, आप भी समझ जाओगे, आप भी समझ जाओगे। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्वेरीज, बड़ी बड़ी क्वेरीज हो जाती है, तो उसको समझना डिफिकल्ट हो जाता है। आप में से कितने लोगों ने देखे बड़ी बड़ी क्वेरीज एसक्यूएल की? नहीं, तो बनती है एसक्यूएल की बड़ी बड़ी क्वेरीज बनती है, तो वो लिखना भी आना चाहिए बड़ी बड़ी क्वेरीज, और उसको रीड करना भी आना चाहिए। तो जो दोनों की दोनों चीजें हैं वो भी हम लोग इसमें देखेंगे, और कुल मिला के आपका जितना एक्सपोजर होगा ना वो आपको समझ में भी आएगा इस तरह से। तो लगभग हम लोग कितने एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं? और वो अपने तीनों प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, है ना। और ये जो फीस है इसको आप दो तरीके से पे कर सकते हो, या तो आप 4,000 इंटू 3 मंथ्स, या तो अगर आप वन टाइम में पे करना चाह रहे तो उसमें 10% डिस्काउंट, उसमें आपको 10,800 पे करना है। ठीक है, तो जो भी आपको ठीक लगे वैसा आप पे कर सकते हो। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो तो आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी इंस्टॉलमेंट या ये, अभी अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है 4 तारीख को, है ना, तो ये 3 तारीख के आपका लास्ट डेट रहेगा, थर्ड। लास्ट डेट रहेगी, है ना, पेमेंट की। या तो आप 4,000 करके आप कंटिन्यू कर सकते हो, या तो फिर आप ये करके कर सकते हो। अभी इसमें देखो, इसमें कैसा है कि फीस पे करना जरूरी है क्लास अटेंड करने के लिए, कि इसमें हम लोग काफी सारे क्रेडेंशियल्स देने वाले हैं, यानी यूजर नेम और पासवर्ड्स वगैरह देने वाले हैं, है ना। तो यूजर नेम और पासवर्ड देने के लिए वो जरूरी रहेगा कि भाई फीस कंप्लीट होनी चाहिए, यानी फीस यानी जो भी पार्ट है फुल है वो होनी चाहिए, क्योंकि जब जब बंदा या बंदी कोई फीस पे करता है तो उनका कमिटमेंट पता चलता है, राइट। और कमिटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि कमिटमेंट होगा तभी तो इंसान, नहीं तो फिर क्या होगा, 1-2 दिन करेगा फिर बोलेगा नहीं मैं तो ऐसे ही कर रहा था टाइम पास, देखने के लिए कि भाई मेरे से होता है कि नहीं होता है। देखो क्या होता है कि एक अपने ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी है, और अगर आप एक सेफ जगह पे हो, अगर आप कोई ऐसी गाड़ी के अंदर हो जो आपको मालूम है, विश्वास है आपको कि वो गाड़ी आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी, तो आपको उसे बैठना है, रिलैक्स करना है, एंजॉय करना है, राइट। तो मैं भी आपको यही बोलूंगा, आपको बैठना है, रिलैक्स करना है, एंजॉय करना है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। जैसा भी मैंने सुबह में भी एग्जांपल दिया था, अभी मैं कुछ टाइम पहले इमेजिका गया था, तो वहां पे एक राइड थी नीट्रो करके, तो उसमें कैसा था, वो नीचे आती है, तो अपन भरोसा करते कि नहीं करते अपने को गिराएगा नहीं। अगर आप भरोसा नहीं करोगे गिराएगा, अगर आपको ऐसा लगेगा तो आप बैठोगे ही नहीं उसके अंदर, तो भरोसा करना पड़ता है अपने पे। तो वैसे ही ये जो है ये भी एक तरह की राइड है, तो इस राइड पे मैं आपको आगे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको मेरे पे भरोसा करना है कि मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके से बता दूंगा, पर आपको आपके ऊपर ही भरोसा करना है कि आपको भी समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। पूरी दुनिया सीख रही है, पूरी दुनिया इसका फायदा उठा रही है, तो आप लोग क्यों नहीं उठा सकते, आप भी उठा सकते हो, सब चीज आसान है ना। और क्लास में नहीं हुआ तो फिर ग्रुप में पूछो, ग्रुप में भी सब लोग आपको हेल्प करेंगे, है कि नहीं। तो एग्जैक्टली एक दूसरे की हेल्प करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और ये बस इतना ये सोच के चलना कि हम लोग अभी वॉक फुटिंग पे है, तो हमें पहली प्रायोरिटी इसको देनी है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ और काम आ गया तो चलो कुछ और काम कर लिया, या कभी आलस आ रहा है तो नहीं, सैटरडे को रात से ही प्लानिंग करना शुरू कर दो। जैसे आप कभी पिकनिक को जाते हो तो कैसा करते हो, प्लानिंग करते हो कि नहीं रात भर से, पूरी सब पैकिंग हो गई, बच्चों को बोलते हो चलो पैकिंग कर लो, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया ये वो, ठीक है, फिर सुबह में उठ के सिर्फ अपना सब सामान पैक है, सुबह में उठ के सिर्फ नहाना धोना जाना है बस, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे इसमें भी है, आप रात से तैयारी कर लो, आप जो भी कुछ करना है माइंड को प्रिपेयर कर लो कि क्लास है, ताकि एक भी क्लास आपकी मिस ना हो। ज्यादा से ज्यादा कितनी क्लास होने वाली है, सिर्फ 16 क्लासेस होने वाली है। कितनी? 16 क्लासेस, तो 16 क्लासेस तो अपन फोकस कर सकते हैं ना, और इसका बेनिफिट जबरदस्त है, आगे चल के आपको मिलता रहेगा, है ना। तो इसीलिए पूरा का पूरा ट्राई यही कीजिएगा कि एक भी क्लास मिस ना हो, और बराबर टाइम टू टाइम आए। देखो टाइम भी थोड़ा सा मैंने और रखा है 11:15 का,
क्यों? क्योंकि मेरी क्लास 11 बजे खत्म होने वाली है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा मुझे इसी बहाने, और अपन 11:15 से शुरू करेंगे। तो 11:15 से लेकर के अपन 2:15 तक के अपन क्लास रखेंगे, चलेगा ना? हाँ, ठीक है। अभी और कोई क्वेश्चन है किसी को? जो फीस है, फीस इज नॉन रिफंडेबल, ठीक है। आपने अगर पैसे दे दिए तो मेरे जेब में आ गए, मेरे जेब में से फिर आपकी जेब में पैसे वापस आने वाले नहीं है। तो इसीलिए आप सोच समझ के पैसे डालना है ना, ऐसा मत सोचना कि मैं दूंगा फिर वापस मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आप पूरी तरह से कमिटेड हो, कोर्स करना है, तो तभी आप मुझे पैसे देना। अगर आपका कमिटमेंट थोड़ा शेकी है, आपको लग रहा है नहीं करो नहीं करो करूँ नहीं करो, अगर डिलेमा में, तो फिर मत कर। तो फीस नॉन रिफंडेबल। हाँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है क्या, कि अपनी जो क्लास है ना 4 तारीख को स्टार्ट होने वाली है, तो 4 तारीख के पहले पहले अगर आपको लगता है कि भाई क्लास स्टार्ट होने से पहले पहले लगता है कि भाई कुछ हो गया यार है, कुछ इमरजेंसी आ गई, आपको भी नहीं कर पा रहे, तो फिर आप मुझे बोल दोगे तो 100% रिफंड कर दो, मैं 1 रुपया भी काटने वाला नहीं उस केस में। लेकिन एक बार अगर क्लास स्टार्ट होगी उसके अंदर रिफंडेबल नहीं है। ये सभी को क्लियर है? फीस नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, दूसरी बात क्या, और ये होना भी चाहिए, कमिटमेंट बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होता है कि हम लोग ना इधर के रहते ना उधर के रहते, है कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर आप समझ लो कोर्स कर रहे हो और बीच कोर्स में आपको लगता है कि भाई अभी मैं इस कोर्स में नहीं अगली बैच में आता हूँ, तो उस केस में ट्रांसफर चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। ट्रांसफर चार्जेस मिनिमम ₹2000, ठीक है। तो ये भी आपको समझ के चलना है, यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी कर लेता हूँ 2 महीना, ऐसे कई बार है ना लोग इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि मेरा 2 महीने बाद कुछ और काम है तो मैं 2 महीना इस पे कर लूंगा, फिर 2 महीना फिर मैं कोई और बैच में कर लूंगा, ऐसा भी प्लानिंग रहता है लोगों का। तो मैं पहले ही बताता हूँ ऐसा मत करो, अगर कर रहे हो तो कमिटेड रखो कि 4 महीना पूरा का पूरा डेडिकेशन आपको देना है। आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरे आपकी जो एनर्जीज है, अपनी जो बॉडी की एनर्जीज है, माइंड की एनर्जीज है, पूरी आपको इसी में फोकस कर, राइट? ओके, तो चलो फीस हो गई, एग्जाम्पल्स हो गए हैं, किस तरह से पे करना है वो आ गया, फीस नॉन रिफंडेबल और ट्रांसफर चार्जेस मिनिमम 2000। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का भी? कोई भी क्वेश्चन माइंड में जो आ रहा है जी? any chance ये क्लास ये क्लास सुबह में जल्दी हो सकती है? no not daily exactly but daily next year अच्छा, अभी जैसे ऑफलाइन में क्वेश्चन है कि कोई बाय चांस हम लोग ये क्लास का टाइमिंग तो सुबह में कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग। तो देखो कैसा है कि अर्ली मॉर्निंग ऑलरेडी एक बैच शेड्यूल हमने कर दी है पावर बीआई का, तो सुबह में 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक के पावर बीआई चलने वाला है। और क्योंकि ट्रेनर मैं ही हूँ और जगह यही होने वाली है, तो वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है इस तरह से। और वो कंफर्म है क्योंकि उसमें काफी लोग हैं, काफी लोग अभी उसमें ज्वाइन होने वाले हैं, तो अभी उनको भी बोलना कि आप इस बैच में आओ उस बैच में आओ तो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो अपना टाइमिंग फिर यही रहेगा अपना 11:15 का। लेकिन बस इतना ही आप समझ के चलिएगा कि जैसे अपन नहीं, कई बार दवा खाना किसी को पसंद नहीं होता, कड़वी कड़वी कौन खाता है, लेकिन क्यों खा लेते हैं? क्योंकि अपने को मालूम है कि भाई बीमारी है, अपने को अगर ठीक होना है तो फिर दवा तो खाना पड़ेगा। तो वैसे ही वैसे क्या ये पेनफुल प्रोसेस तो नहीं रहने वाला, ये काफी इंजॉयबल प्रोसेस रहेगा, आप काफी इंजॉय करोगे क्लास में। लेकिन अगर आपको इसका फायदा उठाना है, तो जैसे दवा कैसे अपन रेगुलरली खाते हैं, तो ऐसे इसको भी आपको रेगुलरली आना जरूरी है, टाइम टू टाइम आना जरूरी है। और आपको अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है कि भले कुछ भी हो जाए, जमीन इधर से उधर चली जाए, लेकिन हाँ अर्थ को आगे तो बात अलग है, मैं खुद भी आपको बता दूंगा क्लास ऑफ है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप आना ही आना है क्लास में, राइट? इस तरह है। हाँ, फॉर अ वीक क्लास थी, हाँ। So I was interested in that, but वो हो नहीं पाया, तो इसी में ऐसा कोई आपका प्लान है? अरे मैं तो बहुत चाहता हूँ ये। देखो क्या होता है मालूम है, वीक में आपको मालूम है 5 दिन की क्लास मैंने शेड्यूल किया था, सभी को पता है ना 5 दिन की। तो लोग मेरे से पूछ भी रहे थे 5 दिन में आप कैसे कवर करोगे सर? तो मैंने उनको बताया कि अगर कवर नहीं कर पाता ना मैं, तो मैं लेता ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मुझे लगता है ना कहीं भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो मैं वो चीज करता ही नहीं। तो मुझे 100% मालूम था कि मैं 5 दिन में पूरा
स्टार्टिंग से एंड तक ही कर लूंगा। उसका टाइमिंग कैसा था, सुबह में 11 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक के। उसमें एक लंच का ब्रेक भी था और 2 चाय के ब्रेक थे। ठीक है। तो उसके अंदर फायदा क्या रहता है कि जैसे अपने अभी 3 घंटे की बैच है, तो 3 घंटे की बैच फिर अपन अगले हफ्ते मिल रहे हैं। ठीक है, फिर अगले हफ्ते मिल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अपना जो 1 से 11 बजे से 7 बजे है ना, तो उसके अंदर अपने 3 क्लासेस का कवर हो जाता है। एक ही दिन में 3 क्लासेस कवर होती है, कंटिन्यूटी में होता है, ये फायदा होता है। क्योंकि इसमें क्या है, मैं रिवीजन भी लूंगा ना, हर क्लास में एक रिवीजन लूंगा मैं आपसे। लास्ट वीक का रिवाइज करेक्ट है, और किसी के कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी अपन सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक ही दिन का है तो उसमें तो रिवीजन अपन थोड़ी ना हर 3 3 घंटे में लेंगे। मैं लूंगा, लेकिन मैं अगले दिन लूंगा फिर। तो इससे क्या होता है, इससे भी काफी टाइम बच जाता है। ऐसा कोई आपका सीन असल में ना, मैं मुझे वो भी बैच कैंसिल करनी पड़ेगी। वो जो 5 दिन की थी ना, मैंने कैंसिल किया। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही लोगों का पॉसिबल हो पाया था। एक बंदे ने तो छुट्टी ले लिया था, है ना, कंपनी से छुट्टी ले लिया। और दूसरी जो लड़की थी तो उसको छुट्टी मिली नहीं, उसकी अप्रूव ही नहीं हुई छुट्टी आने तक के। तो उसने एक दिन दी क्योंकि उसकी बर्थडे थी, तो एक दिन हो गया उससे। फिर उसने बोली कि यार मेरे तो हो नहीं पाएगा, मेरी छुट्टी की। तो मैं फिर अभी उसका फिर वीकेंड्स वाला वो एडजस्टमेंट उस तरह से हुआ। मैंने अपना ये जो अभी का है ना वीकेंड्स वाला, उस तरह से। और एक जो दूसरा बंदा था, उसने बोला मैं अकेला क्या करूंगा, तो मैं खुद भी अब लीव्स मेरी कैंसिल कर लेता हूँ और मैं वीकेंड्स पे आ जाऊंगा। तभी मेरे ख्याल से ऑनलाइन में जुड़े हुए भी होंगे वो। वैसे कोई टेंशन हाँ, तो अभी फिलहाल ऐसी बैच नहीं है, मैं तो चाहता हूँ ऐसी बैच लूं। क्योंकि अब सोचो ना, 5 दिन में पूरा का पूरा कवर होता है, और अच्छी तरह से कवर होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई ईटा मोटा करके कवर हो रहा है, ऐसा भी नहीं होता, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जा रहा है। हम बीच में मस्ती करते रहते हैं, मस्ती भी करते रहते हैं, सब चीजें चलती रहती है, और कोर्स भी अपना स्पीड पे चलता रहता है ना। तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन बस इतना है कि आपको छुट्टी लेना जरूरी है 5 दिन की। 5 दिन की छुट्टी लेना सबके लिए पॉसिबल नहीं है ऐसा। तभी अभी फिलहाल तो मेरा प्लान नहीं है, क्योंकि अभी किया था, लेकिन अब वो बैचेस के लिए मुझे भी कमिट करना पड़ता है। मैंने जैसे एक हफ्ता कमिट कर दिया ना, मैं कुछ और काम नहीं कर सकता। अगर फिर कैंसिल होता है ना, तो मेरा वो ये हफ्ता वेस्ट हो जाता है। मैं किसी और कंपनी को नहीं बोल सकता कि मैं आपके यहाँ पे आके ट्रेनिंग दूंगा। मैं किसी क्लाइंट को भी नहीं बोल सकता कि मैं उस टाइम पे आपका प्रोजेक्ट बनाऊंगा। फिर मेरा पूरा वो पीरियड वेस्ट हो जाता है। और मैं तो इतना कमिटेड रहता हूँ ना उसके लिए, कि एक क्षण भी होगा ना, अगर एक बंदा भी रहेगा, एक बंदी भी रहेगा, तो उनके लिए पूरी क्लास कर लूंगा। लेकिन फिर लोगों को भी लगता है कि नहीं यार, थोड़ा ग्रुप होगा तो अच्छा रहेगा, मजा आएगा, लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, तो उनकी बात भी सही है। उनकी बात भी सही है, मैं उसको मना नहीं करता। लेकिन फिर बात वही हो जाती कि फिर मैंने कमिट कर दिया, फिर नहीं हुआ तो फिर वो गया, इस तरह से। बाकी वीकेंड्स तो अच्छा ऐसा है कि छुट्टी लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो सभी लोग कर सकते हैं उसको, इस तरह से। ऐसा है। तो ऐसा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को भी? नहीं? तो फिर हम ऑनलाइन में एक बार पूछ लेता हूँ, ऑनलाइन में किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो शेयर करने वाला हूँ आप सब लोगों के साथ में। तो आप लोग कुछ, अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज मिस हो रही है, तो इसको दोबारा से आप देख सकेंगे, है ना, इस तरह से। तो बस हम लोग यहाँ पे फिर एंड करते हैं हमारा सेशन। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। जी, 1 मिनट, एक क्वेश्चन आ रहा है ऑनलाइन में। हाँ, ये मैं वेट कर रहा था ये क्वेश्चन। तो देखो, अपना जो क्लासेस है ना, उसका रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं करने वाले, ओके है ना। हम्म, हम्म, जी जी जी। करते हैं तो ये अगर एक पॉसिबल तो हम लोग ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ माही, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अभी देखो क्या हुआ है मालूम है, आपने जो पावर बीआई किया है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज मिस हुई है, राइट। जैसे आपने कुछ चीज अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी रह गई, और रहती भी है। होता है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि क्लास में हमने जो भी कुछ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली।
ठीक है। तो बस मैं इसी के लिए थोड़ी सी आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। थोड़ा सा है ना, जो आपने अप्रोच पावर बीआई के लिए रखा है ना, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अप्रोच अलग रखेंगे। अब कैसे अलग रखना है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक है। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि आपका ये जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनेगा, तो उसको आपको एज अ कोलाब्रेशन करके यूज करना है। यानी सिर्फ यही नहीं करना है कि हम लोग क्लास में जो भी कर रहे हैं हमने सिर्फ उसको डंप कर दिया, उसके फोटोज भेज दिए, जैसे स्क्रीनशॉट्स भेज दिए वगैरह कर दिया, ये ऐसा नहीं। इसमें क्या करना है, समझ लो कि किसी ने भी क्वेश्चन पूछा तो यू ट्राई टू हेल्प देम आउट। अगर समझ लो आपको डेस्क में, एक जने को डेस्क में कुछ चीज याद नहीं आ रही है, जैसे पावर बीआई डेस्क है या तो एसक्यूएल में कुछ क्वेरी है, तो वो याद नहीं आ रहा है, तो वो पूछेगा, तो सामने वाले को ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं यार वो जवाब देगा, वो जवाब देगा, वो जवाब देगा। आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, आपको ट्राई करना है उसका आंसर निकालने को। ठीक है। अगर नहीं हो पाता तो फिर हम लोग हेल्प करेंगे आप। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि समझ लो कि अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही, लेकिन वो आ, उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्वेश्चन क्या पोस्ट करें, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग पूछ सकते हैं कि भाई कोई है क्या अवेलेबल जो मुझे ऑनलाइन आकर मुझे हेल्प कर सके। बराबर है। हो सकता है कि जैसे एक कंसेप्ट है, जैसे जॉइंस का कंसेप्ट है, अपना एसक्यूएल है तो जॉइंस रहेगा उसके अंदर, तो जॉइंस का कंसेप्ट है, समझ लो माही आपको नहीं समझ में आया जॉइंस का कंसेप्ट, तो आप एक बार ग्रुप में रिक्वेस्ट करो कि भाई कोई है क्या अवेलेबल जो मुझे ऑनलाइन आके ये चीजें बता सकता है। तो मैं ये बोलूंगा सबको कि आप में से कोई एक इनिशिएटिव लो वो चीज बताने के लिए, तो इससे क्या होगा, दोनों का बेनिफिट होगा। माही का भी बेनिफिट होगा क्योंकि वो एज अ टेकर है, और जो दूसरा है या तो दूसरे है तो वो भी हेल्प करेंगे, तो उनका भी नॉलेज एनहांस होगा। तो इस तरह से क्या होगा, जब आप म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प करोगे तो ये चीज काफी वैल्यूबल रहेगी। और देखो हम लोग है ना, जैसे आपको समझ लो कि अगर आप जीरो लेवल पे बोले तो, ना जीरो लेवल यानी कुछ भी नहीं आता आपको, है ना। अगर आप समझ लो जीरो लेवल पर हो, और और आपको समझ लो कि क्लास में हम लोग 10 लेवल तक के लेके आ रहे हैं, तो आपकी कोशिश तो यही रहेगी ना कि आप 10 लेवल से आप 100 लेवल पे जाओ। राइट। ऐसा तो नहीं रहेगा कि आप जो जो चीजें सीखे वो भी चीजें भूलते हुए जाओ। तो अगर आप चाहते हो कि जो चीज आपको याद रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू ट्राई टू कंटिन्यूसली टू प्रैक्टिस ऑफ इट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको मेमोरी में रहेगा। और सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करना, आपको दूसरे लोगों को हेल्प भी करनी है। हेल्प करना बहुत जरूरी है। ये क्लियर है सभी को। और जब अगली क्लास में आप जब आओगे तो आप मेरे से क्वेश्चंस पूछो। अभी जैसे माही का क्या क्वेश्चन है कि भाई उनकी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, बराबर है। अब समझ लो कि उनकी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, अब वो कुछ कंसेप्ट ऑलरेडी भूल चुके हैं, तो वो उस केस में क्या कर सकते हैं, शी कैन अटेंड दोस लेक्चर्स इन सम अदर बैच ऑल्सो। जैसे समझ लो कि उनके कुछ टॉपिक्स वगैरह मिस हो गए या तो उनको नहीं समझ में आ रहे बराबर से, तो व्हाट शी कैन डू इज शी कैन अटेंड दोस लेक्चर्स इन अदर क्लास। तो अदर क्लास में अटेंड करने का फायदा क्या होगा, वो जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर होंगे ही, उसके अलावा क्या होगा, और भी कोई नई चीज उनको समझ में आ जाएगी। होता है ना इस तरह से। तो ये भी बेनिफिट है। तो देखो मैं ना रिकॉर्डिंग के मैं इस चीज के फेवर में नहीं रहता हूं। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग जो रहता है ना, वो आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। आपको क्या लगता है कि हाँ चलो मेरे पास तो है रिकॉर्डिंग, तो मैं क्लास अटेंड नहीं भी करूंगा तो भी चलेगा। लेकिन जब आप क्लास अटेंड करते हो तो आपका दिमाग चलता है। आप खुद भी देखो। आप जैसे कोई सत्संग में आप अगर गए, फॉर एग्जाम्पल कोई आप सत्संग में गए या मजलिस में गए या कोई भी ऐसी जगह पे गए, तो आप सुबह से शाम तक क्या बराबर बैठे रहोगे वहां पर। लेकिन अगर आपको वही रिकॉर्डिंग अगर रहेगी तो आप रिकॉर्डिंग कभी भी सुबह से शाम वाली देख नहीं पाओगे। आप जितनी भी कोशिश कर लो आप नहीं कर पाओगे। तो जो माहौल होता है ना, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं आपको ये एनकरेज इसलिए करता हूँ क्योंकि जब आप क्लास में हो तो आपका दिमाग एकदम एक्टिव है। आपको मालूम है कभी भी माही से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो माही इज एक्टिव इन दैट। रिकॉर्डिंग में माही का दिमाग एक्टिव रहेगा नहीं रहेगा वो इट डिपेंड्स। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं तो माही एकदम एक्टिव है, तो माही वुड बी आस्किंग मी क्वेश्चंस, राइट, कि इसका आंसर क्या करना है, उसका आंसर क्या करना है। तो माही को मैं रिकमेंड क्या करूंगा, अगर जैसे समझ लो आपके अभी शब्बीर की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नोट डाउन करके रखो कि आपको क्या क्या पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है। फिर वो जो पॉइंट्स है तो वो आप, जैसा अभी फिलहाल अभी मेरी पावर बीआई की बैच चल रही है, एक पंकज की बैच भी चल रही है वीकडेज वाली। आपको हम लोग बता देंगे कि भाई कब है। हमने असल में ऐप पे भी ये फैसिलिटी करके रखी थी, लेकिन कुछ टाइम से हम लोग उसको शायद मुझे देखना पड़ेगा अभी बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो बराबर काम कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो हम लोग आपको उसमें आपको बता देंगे आप कौन सी क्लास में आके आप
ये इसको दोबारा अटेंड कर सकते हो। तो दैट इज मोर बेटर, क्योंकि अगर आपके पास में समझ लो 48 आवर्स की वीडियोस हैं, कम से कम पावर बीआई में तो और लंबी वीडियोस है, समझ लो 48 आवर्स की वीडियोस है, तो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो आपको क्या पता चलेगा कि कौन से दिन में कौन से पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चीज आई थी। आप सर्च कर सकते हो क्या उसके अंदर, वीडियो के अंदर, कि भाई ये टॉपिक तभी कवर हुआ था। अब अभी समझ लो कि वो टॉपिक आपको मिल भी जाता है वो वीडियो के अंदर, आपने समझ लो ढूंढ लिए कि 5वें दिन में दूसरे 2 घंटे के बाद में हमने ये चीजें कवर की, समझ लो आपको मिल भी गया, तो हो सकता है कि आपकी क्वेरी इससे थोड़ी अलग रहेगी। तो वो तो आपको पूछने से पता चलेगा ना, आपके सामने जब इंसान रहेगा तो आप इंसान से पूछोगे कि भाई ये चीज है, इसको अपन कैसे करेंगे। तो इसके लिए फिर ये एक सारे के सारे ऑप्शंस है। तो माही मैं आपको क्या बोलूंगा, आप ये सारे के सारे ऑप्शंस भी एक बार ट्राई करके देखिए, और यकीन मानिए अगर आप ये सब ऑप्शंस ट्राई करोगे ना, तो ये जो फॉल्स अपना जो भ्रम है ना कि हम लोग वीडियोस देख के सब कुछ सीख सकते हैं, तो उससे आप फिर बाहर निकल आओ। करेक्ट। है ना, बिल्कुल आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ये सब है ना बहुत ट्रेडिशनल अप्रोचेस है। रिकॉर्डिंग पहले थोड़ी ना हुआ करती थी, तो पहले भी लोग सीखते ही थे ना, पहले के जमाने में, और पहले के लोग कर रहे हैं। बराबर। अच्छा अच्छा, बराबर है। अक्षय, हाँ अक्षय मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट है, बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। तो बस यही है तो। हाँ, बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो बस वही है अभी, मैं भी अभी देखता हूँ, अगर आप लोग सब बोल रहे हो कि भाई करना है, तो मैं ट्राई करता हूँ कभी वीकडेज की वापस से शुरू करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल तो अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ 5 दिन का। तो अभी ऑप्शन ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ये कर लो तो ज्यादा टाइम तक के आप 5 महीने यानी 4 महीने तक के अपना कोर्स चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे। आप 1-2 महीने के बाद में भी आप जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं, आप बता सकते हो कि भाई आपको एसक्यूएल आता है, क्योंकि जो स्किल्स लगते हैं ना मेनली, तो वो स्किल्स 2 महीने में भी आ जाएंगे आपके पास में। है ना, तो ऐसा वेट करने की जरूरत नहीं है कि पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद में आप जॉब्स को अप्लाई करना शुरू करो, इस तरह से। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को भी? नहीं, ठीक है। ऑनलाइन, ऑनलाइन किसी को है? ठीक है ठीक है। तो चलो फिर अच्छी बात है, फिर मिलते हैं फिर हम लोग, है ना, अगले हफ्ते मिलते हैं फिर हम लोग। और फिर काफी सारी चीजें सीखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग। और मेरा भी टारगेट भी है कि मैं और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स कवर करूँ। तो डेफिनेटली काफी मजा आने वाला है फिर। ओके देन, बाय एवरीवन, टेक केयर। या बाय बाय।